भाग 28। एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका चिप्स खाते हुए कुछ सोचती है। सुबह पूछती है, क्या सोच रही हो? वामिका चिप्स खाते हुए जवाब देती है, मुझे लगता है कि रिया का आदर्श के साथ ही चक्कर नहीं है। सुबह हैरान होकर पूछती है, अब तुम्हारा क्या मतलब है? वामिका बताती है, जब मैं अंदर गई तो ओमी उसके बालों में हेयर क्लिप लगाने की कोशिश कर रहा था। सुबह चौंक कर कहती है, हेयर पिन? वामिका हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, और तुम्हें पता है कि वो व्यवहार मुझे किसी भी तरह से दोस्त जैसा नहीं लगा, बल्कि दोस्त से कुछ ज्यादा ही था। सुबह ध्यान से सुनती है और फिर दोनों कुछ सोचती हैं। कुछ देर बाद सुबह घर पहुंच जाती है और लैपटॉप पर काम कर रही होती है। वामिका भी घर पहुंचकर सभी तैयारियां करती है, लेकिन आदेश अभी तक घर नहीं आया है। वो उसकी चिंता में परेशान हो जाती है और उसे कॉल करती है। हाँ, ये मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा? तभी उसके फोन की रिंग बजती है। वामिका फोन उठाते हुए कहती है, हाँ माँ बोलिए। मिसेस रॉय पूछती है, सब ठीक है? वामिका जवाब देती है, हाँ, लेकिन आदेश अभी तक घर नहीं आए हैं। माँ पूछती है, अच्छा ये बताइए, आज उसका बर्थडे है ना? किसी ने सुबह सुबह उनके बर्थडे पर बुके भेजा था। मुझे लगा कि आज आदेश का बर्थडे है, इसलिए मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया था। वामिका फोन पर मिसेस रॉय से बात करती है, अब लेकिन वो मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं। मिसेस रॉय विंडो के पास खड़ी होती है, हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े हुए कहती है, ठीक है, तुम बस आदेश का ध्यान रखना, मैं यहाँ काम खत्म कर कल सुबह वापस आऊंगी। फिर अनुष्का उनके पास आ जाती है और पूछती है, माँ आदेश ठीक तो है ना? अनुपमा रॉय जी ड्रिंक पीते हुए जवाब देती है, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ अपने भविष्य की चिंता करो। समझ गई अनुष्का? वैसे भी तुमने उसे बुके क्यों भेजा? अगर आदेश को हम पर शक हो गया तो? अनुष्का जवाब देती है, चिंता मत करो माँ, किसी को हम पर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि उस पर कहीं का कोई एड्रेस नहीं है। फ्लैशबैक में जब आदेश ने उसे पेंडेंट दिया था तो रात को कोई साया उसके कमरे में आया और पेंडेंट को अपने हाथ में ले लिया। साया कहता है, ये नेकलेस बहुत प्यारा है, अगर तुम इसे पहन लोगी तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। अनुष्का डर कर चिल्लाती है, क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम मुझे हमेशा ये सब क्यों बताती रहती हो? साया का रूप भयानक हो जाता है और कहता है, अगर तुम उसकी पहली पत्नी बनोगी तो तुम जिंदा नहीं रहोगी, मैं तुम्हारी ये जिंदगी चुरा लूंगी। साया अनुष्का पर हावी होने लगता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। साया मुस्कुराकर वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन अनुपमा जी सिंघानिया के ज्योतिष के पास जाती है। वो कहती है, मुझे पता है कि आप सिंघानिया के ज्योतिषी हैं, आपकी सलाह से ही वे कोई भी काम करने का फैसला लेते हैं, वे आपको बहुत मानते हैं। मेरी बेटी की शादी आदेश सिंघानिया से होने वाली है, मुझे उनके बारे में सब कुछ पता है, कृपया मुझसे कुछ मत छुपाइए। ज्योतिषी हैरानी से पूछते हैं, ऐसा कौन सा राज पता है आपको? अनुपमा जी कहती हैं, ये सब मैं यहाँ नहीं बता सकती, हमें श्राप लग सकता है। देखिए, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, आपको जो कुछ भी पता है कृपया मुझे बता दीजिए। वो कहती है, उनके परिवार में बरसों पहले जो घटना हुई थी उसके बारे में बताइए, क्योंकि बाहर बहुत अफवाह फैली हुई है कि इस परिवार पर श्राप है। क्या ये सच है या सिर्फ अफवाह? ज्योतिषी अपनी आंखें बंद कर कहते हैं, जो चीज दिखाई न दे, हो सकता है कि वो सब सच न हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हें दिखाई न दे वे चीजें इस दुनिया में मौजूद नहीं है। अनुपमा जी परेशान होकर पूछती है, तो क्या ये सब सच है? ज्योतिषी कहते हैं, हाँ बिल्कुल। अनुपमा जी पूछती है, तो मिस्टर सिंघानिया की पत्नी भी? ज्योतिषी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही समझी, और ये बात मिस्टर सिंघानिया भी कई सालों से जानते हैं। अनुपमा जी डर जाती है और परेशान होकर वहां से चली जाती है। अनुष्का अपने कमरे से घर के बाहर टेलीस्कोप से नजर रखती है और देखती है कि वामिका बाहर सड़क पर जा रही है। वो भागकर दूसरी ओर जा रही होती है। अनुष्का गंभीर होकर सोचती है, वामिका जरूर आदेश के पास ही जा रही होगी, देखकर तो ऐसा ही लगता है। अनुपमा जी कहती हैं, ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और हम मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर रहस्यमय रूप से मुस्कुराते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 29, एक दुल्हन ऐसी भी। अनुष्का अपने कमरे से घर के बाहर टेलीस्कोप से नजर रखती है और देखती है कि वामिका सड़क पर जा रही है। वो भागकर दूसरी ओर जा रही होती है। अनुष्का गंभीर होकर सोचती है, वामिका जरूर आदेश के पास ही जा रही होगी, देखकर तो ऐसा ही लगता है। अनुपमा जी कहती हैं, ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, और हम मरते दम तक ये बात किसी को नहीं बताएंगे। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती हैं, जैसे वे खुद के अंदर न जाने कितने ही राज समेटे हुए हों। अनुपमा जी कहती हैं, तुम्हारा भाई आदेश तुम्हारी बहुत परवाह करता है, पर फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अनुपमा जी वाइन का ग्लास खाली करते हुए अनुष्का से कहती हैं, ये सुन अनुष्का, वो मेरा असली भाई नहीं है, इसलिए। अनुपमा जी अनुष्का की ओर देखती हैं और कहती हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो धोखा देने वाले भाई बहनों से भरी पड़ी है, तो तुम सौतेले भाई पर कैसे यकीन करोगी? अनुष्का उनकी बात सुनकर चुप हो जाती है। वामिका आदेश को ढूंढते हुए काफी दूर आ जाती है। उसे दूर सड़क के किनारे आदेश बैठा नजर आता है। वो परेशान होकर कहती है, आदेश, ये क्या, तुम सड़क पर इतनी रात को अकेले क्या कर रहे हो? जब वो उसके पास जाती है तो आदेश नशे की हालत में होता है। वामिका उसे उठाते हुए कहती है, तुम घर तक संभल कर चल सकते हो ना? पर आदेश कोई जवाब नहीं देता। वामिका भी उसके पास बैठ जाती है। आदेश बहुत उदास होता है और वामिका की ओर देखते हुए कहता है, जब मैं 7 साल का था, मेरे बर्थडे का दिन था, मेरी माँ मेरे लिए केक लेकर आई थी, लेकिन उस पर लगाने के लिए कैंडल भूल गई थी। मेरे सारे दोस्त आ चुके थे, पर मेरे पास बुझाने के लिए कैंडल नहीं थी, और ये सब देख मैंने चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया।
मेरी माँ भागकर बेकरी गई कैंडल्स लाने। बहुत देर तक वो वापस नहीं आई। मुझे ढूंढते हुए मैं चिल्लाते हुए बाहर आया तो मेरी माँ वहां सामने लेटी हुई थी। उनके हाथ में 7 कैंडल थी। वामिका ये सुनकर दुखी हो जाती है और आदेश का हाथ अपने हाथ में ले उसे दिलासा देती हुई मुस्कुराती है। आदेश भी उसकी ओर देखता है। वामिका आदेश को संभाल कर घर ले आती है। वो कहती है, आदेश तुम्हारा घर आ गया, जाओ अंदर जाओ। आदेश नशे की हालत में वामिका को एकटक देखता रहता है। वामिका कहती है, क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आदेश वामिका के गाल पर हाथ रखता है कि तभी सामने से कार की लाइट उन दोनों पर पड़ती है। वे सामने देखते हैं कि आदेश कार से निकलकर उनकी ओर आता है। वामिका आदेश को देखती है और पूछती है, आदेश तुम यहाँ पर कैसे? आदेश दोनों की ओर देखता है और फिर वामिका से कहता है, मुझे तो किसी ने बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया। और फिर आदेश की ओर देखता है, लगता है पार्टी बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी है। आदेश इतना कहता कि आदेश बेहोश होकर गिर जाता है। वामिका और आदेश उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, आदेश तुम ठीक तो हो? दोनों उसे संभालकर घर के अंदर उसके कमरे में ले जाते हैं। वामिका आदेश को बेड पर लिटाती है, उसके शूज खोलती है और ब्लैंकेट उड़ा देती है। आदेश वामिका की ओर देखता है। वामिका आदेश की ओर देखती है और कहती है, हमें अब चलना चाहिए। महेश जी अपनी पहली बीवी को याद करते हुए और फिर उनके पिता द्वारा कही बातों को याद कर जैसे ही उसकी तस्वीर फाड़ने लगते हैं वो रुक जाते हैं। तभी किसी का कॉल आता है पर कोई कुछ नहीं कहता। अगला दिन आदेश तैयार हो रहा होता है और उसकी नजर अचानक बुके और गिफ्ट पर पड़ती है। साइड में रखे ग्रीटिंग कार्ड को देखकर वो ठिठक जाता है। कार्ड पर वामिका ने उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी होती है। आदेश कार्ड पढ़कर मुस्कुराता है और फिर बुके में लगे कार्ड को खोलता है। जैसे ही वो कार्ड पढ़ता है उसकी मुस्कान थोड़ी मंद हो जाती है और वो चुप हो जाता है। इस बीच अनुपमा जी किचन से आकर कहती है, अनुष्का मैंने फ्रिज में खाना स्टोर कर दिया है तो खाना टाइम से खा लेना। अनुष्का जो सोफे पर बैठी होती है जवाब देती है, ठीक है मॉम। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज पढ़कर कहती है, मॉम क्या आप जानती हैं आदेश मुझे रोज मैसेज भेजता है? अनुपमा जी ये सुनकर गंभीर हो जाती है और कहती है, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें फोन यूज नहीं करना है। मैं नहीं चाहती कि किसी को तुम्हारे बारे में पता चले। अनुष्का मुस्कुराकर जवाब देती है, डोंट वरी मॉम, मुझे पता है कि मुझे फोन कितना यूज करना है और मैं भी नहीं चाहती कि कोई मुझे ट्रैक करे, लेकिन मुझे आपसे बात करनी होती है और आपकी और मेरी प्राइवेट लाइन इसी फोन में है। वहीं दूसरी तरफ वामिका को आज अनुष्का की फ्रेंड्स ने इनवाइट किया है। वो होटल के अंदर आती है और वहां मौजूद लोगों की ओर देखती है। वो जल्दी से फोन निकालकर अनुष्का के फ्रेंड्स के नाम देखती है और उनके बारे में पढ़ती है। छोटे बालों वाला तनीषा और बड़ी बालों वाला मनीष। वामिका मुस्कुराते हुए उनके पास जाती है और कहती है, हेलो सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। फिर वो रिया के पास बैठ जाती है। तनीषा और मनीषा मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो अनुष्का, हम तो भूल ही गए थे कि तुम कैसी दिखती हो। अगर तुम आज नहीं आती तो हम तुम्हारे घर ही आ जाते। वामिका जवाब देती है, माफ करना आजकल थोड़ा बिजी रहती हूँ। तभी तनीषा उसे ध्यान से देखती है और कहती है, तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? लगता है वेट लॉस कर रही हो। वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अच्छा माफी मांगने का मौका दो डिनर करवाकर। रिया हंसते हुए कहती है, डिनर तो हमें तुम्हारे मंगेतर को करवाना चाहिए था, हम उसी से खुश हो जाते। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम उनसे शादी में मिले तो ये और बात है। तनीषा और मनीषा पूछती है, क्या तुम हमें उनसे मिलवाना नहीं चाहती हो? ये तो बहुत गलत बात है अनुष्का। वामिका थोड़ी परेशान हो जाती है और आदेश को कॉल करने का फैसला करती है। वामिका कॉल करके कहती है, हेलो आदेश, मैं बोल रही हूँ। क्या तुम अभी भी काम पर हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ डिनर करो। आदेश की तरफ से जवाब आता है, क्या तुम बिजी हो? ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, ओके बाय। और वो कॉल काट देती है। वो सबकी ओर देखते हुए कहती है, वो क्या है ना आदेश थोड़ा बिजी है आज। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, वो इतनी आसानी से नहीं आ सकते। वामिका हैरानी से उसकी ओर देखती है और रिया कहती है, अगर प्रेसिडेंट भी उसे बुलाता तो भी वो नहीं आता। इधर आदेश अपने कैबिन में बैठा होता है, फाइल देख रहा होता है, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा होता। वो अनुष्का से हुई बात को याद कर ऑफिस से निकल जाता है। वामिका, रिया, तनीषा और मनीषा बाहर डाइनिंग एरिया की ओर जा रही होती है। तभी रिया और वामिका की नजर सामने से आ रहे आदेश पर पड़ती है। वामिका घबराकर पीछे हो जाती है और आदेश की ओर देखती है। रिया आदेश को देखकर हैरान और गुस्से में होती है। आदेश वामिका को देख मुस्कुराता है और वामिका भी उसे देखकर मुस्कुराती है। सभी लोग डिनर टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। आदेश वामिका को बड़े प्यार से कहता है, ये ट्राई करो, आई होप तुम्हें ये पसंद आएगा। वो खुद वामिका को सर्व करता है। ये देख रिया जलन महसूस करती है। वामिका मुस्कुराकर सबकी ओर देखती है और आदेश से शुक्रिया कहती है। तनीषा मुस्कुराते हुए आदेश से कहती है, तुम हम सिंगल लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। आदेश मुस्कुराकर जवाब देता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? रिया थोड़ी गंभीर होकर कहती है, अगर किसी ने मुझसे मेरा मिस्टर राइट छीन लिया हो तो मुझे क्या करना चाहिए? इंतजार करना चाहिए या किसी और को ढूंढ लेना चाहिए? और आदेश की ओर मुस्कुराते हुए देखती है। तनीषा और मनीषा हैरानी से उसकी ओर देखती है। वामिका भी हैरानी से रिया की बात सुनती है। रिया कहती है, बेहतर होगा कि मैं उसे छोड़ दूं। आदेश गंभीर होकर कहता है, जो तुम्हें छोड़कर चला गया हो उसका इंतजार क्यों करना? रिया मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं इंतजार करूंगी, हो सकता है उसका दिल बदल जाए। और वो आदेश की ओर मुस्कुराते हुए देखती रहती है। तभी वामिका की स्पून नीचे गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी नजर रिया की हरकत पर पड़ती है, जो टेबल के नीचे से अपने पैरों से आदेश के पैरों को छू रही होती है। ये देखकर वामिका को गुस्सा आता है। वो मन ही मन आदेश पर गुस्सा होती है और रिया की एक सैंडल उठाकर साइड में रख देती है। फिर वो मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। आदेश को स्थिति अजीब लगती है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वामिका कहती है,
अब सुनो आदर्श, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए, रिया कहती है। क्यों, क्या हम तुम्हें बोर कर रहे हैं? वामिका जवाब देती है, नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें और आदर्श को कल ऑफिस जल्दी जाना है ना। वो आदर्श की ओर देखती है और कहती है, चलो आदर्श। आदर्श उसकी ओर देखता है और कहता है, हाँ। फिर वो सबकी ओर देखता है और कहता है, हम आपसे फिर मिलेंगे, और उठकर खड़ा हो जाता है। तनिषा और मनीषा आदर्श से डिनर के लिए शुक्रिया कहती हैं। आदर्श बाहर निकल जाता है। रिया अपनी सैंडल ढूंढ रही होती है जो उसे नहीं मिलती। वामिका उसकी सैंडल उसे देते हुए कहती है, तुम्हारा जूता जमीन पर नहीं गिरा था, बल्कि तुम्हारा घमंड गिरा हुआ था। और ये कहकर वहां से चली जाती है। रिया हैरानी से उसे देखती रहती है। मन ही मन रिया सोचती है, ओह कितनी बदतमीज है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श वामिका को घर तक छोड़ने आता है। वो कार को घर के आगे खड़ी करता है और दोनों कार से नीचे उतरते हैं। आदर्श वामिका से पूछता है, तुम चली क्यों आई? वामिका आदर्श की ओर देखती है, फिर बिना कोई जवाब दिए कहती है, अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारे और रिया के बीच में कुछ चल रहा है क्या? क्या तुम रिया को एक दोस्त से ज्यादा मानते हो? आदर्श उसकी बात सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर बिना कुछ कहे कहता है, मैं चलता हूँ, और वहां से चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 30, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका कार से नीचे उतरती है और आदर्श से कहती है, आदर्श क्या तुम्हारे और रिया के बीच कुछ चल रहा है? आदर्श उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से जाने का इरादा करता है। वामिका आदर्श की ओर देखती है और सख्ती से कहती है, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुम मेरे सवालों के जवाब दिए बिना नहीं जा सकते। तुम ऐसे भाग नहीं सकते। मैं जो सोच रही हूँ क्या वही सच है? अगर सच है तो बता दो। आदर्श उसकी ओर देखता है और जवाब देता है, सुनो, तुम्हें रिया के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ मेरी बचपन की दोस्त है और मेरे साथ काम करती है, बस। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। इसलिए तुम बेकार की बातें सोचना बंद करो और अपनी तरफ ध्यान दो, समझी तुम? आदर्श थोड़ा अकड़ते हुए कहता है। इसके बाद आदर्श कहता है, तुम मेरे घर वालों के सामने थोड़ा अच्छे से पेश आया करो, और कार में बैठने लगता है। वामिका आदर्श को घूर कर देखती रहती है और आदर्श वहां से चला जाता है। मिसेस रॉय जो दूर खड़ी थी उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती है। आदर्श के जाते ही वो वामिका के पास आती है और उसकी ओर देखते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि रिया और आदर्श के बीच कुछ है? अगर है तो मुझे साफ साफ बताओ कि क्या बात है। सच तो यह है कि अगर उनके बीच कुछ है तो हमें ये जानना होगा। वामिका जो आदर्श के पास बैठी होती है अनुपमा जी से कहती है, शायद आपको पता होगा कि रिया और आदर्श बचपन के दोस्त हैं और रिया का उससे खास रिश्ता है। शायद रिया उसे वापस पाना चाहती है और मुझे लगता है कि आदर्श शायद मान भी जाए। अनुपमा जी उनकी ओर आते हुए कहती है, उनके बीच कुछ भी हो, हमें उन दोनों पर नजर रखनी होगी और रिया को आदर्श से दूर करना होगा। फिर मुस्कुराकर वामिका से कहती है, तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये हमारा मुश्किल वक्त है और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। वामिका अनुपमा जी की ओर देखती है और कहती है, जी मैं पूरी कोशिश करूंगी। आदेश वामिका की ओर देखता है। थोड़ी देर बाद आदेश अपने रूम की स्टडी टेबल पर बैठे हुए ऑफिस में मिले उस बिल को देखकर कुछ सोचता है। इधर अनुष्का किचन में जाती है और वाटर बॉटल देखती है जो सभी खाली हो चुकी होती है। वामिका अपने रूम से बाहर आती है और आदेश को देखती है। वो पूछती है, आदेश तुम कहीं जा रहे हो क्या? आदेश जवाब देता है, हाँ तुम भी चलो। इधर अनुष्का भी उसी मार्केट में होती है और सामान खरीद रही होती है। वामिका आदेश से पूछती है, तुम आज इतनी दूर वाली मार्केट में क्यों आए? ये सामान तो हम घर के पास वाली मार्केट में भी ले सकते थे। आदेश जवाब देता है, वो आज मेरा मन हुआ तो इसलिए। वामिका एक शॉप की ओर इशारा कर कहती है, ये देखो इधर है सब सामान। और दोनों उस ओर आते हैं। आदेश और वामिका सुपरमार्केट के अंदर जाते हैं। इधर अनुष्का सामान लेकर बिल पे कर रही होती है कि उसकी नजर आदेश पर पड़ती है। वो जल्दी से अपने चेहरे पर मास्क पहन लेती है और बाहर की ओर निकल जाती है। आदेश को ऐसा लगता है कि अनुष्का यहीं आसपास है। वो और वामिका भी जल्दी सामान लेकर बाहर की ओर आते हैं कि एक महिला पीछे से वामिका के पास आकर कहती है, एक्सक्यूज मी, आप ये पैकेट भूल गई थी। वामिका महिला की ओर देखकर कहती है, नहीं तो हमने तो अपना सारा सामान ले लिया है, ये हमारा नहीं है। महिला कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बिल्कुल आपकी तरह ही दिखती थी। ये सुनकर आदेश पूछता है, आपने क्या कहा? जिसने सामान लिया वो इनकी तरह ही दिखती थी। महिला जवाब देती है, जी। आदेश पूछता है, क्या आप बता सकती है कि आपने उन्हें किस तरफ जाते हुए देखा था? महिला इधर उधर देखते हुए अनुष्का को देख लेती है और उसकी ओर इशारा करती है। आदेश उस दिशा में देखता है और जल्दी से भागते हुए उस ओर जाता है, लेकिन तब तक अनुष्का वहां से जा चुकी होती है। आदेश के पीछे ही वामिका भी उस ओर आती है और उसकी नजर अनुष्का पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं कि तभी एक कार तेजी से वामिका की ओर आती है। वामिका जोर से चिल्लाती है मगर आदेश उसे बचा लेता है। आदेश वामिका की ओर देखता है और कहता है, देखो वामिका, अनुष्का को ढूंढना मेरे लिए जरूरी है, पर तुम भी उतनी जरूरी हो, तो अपना ख्याल रखो प्लीज। इधर अनुष्का जल्दी से अपने रूम में पहुंचकर अनुपमा जी को कॉल करती है और सब कुछ बताती है। अनुपमा जी कहती है, देखो अनुष्का, अब तुम उस मार्केट की ओर कभी मत जाना, समझ गई? और मुझे कॉल भी मत करना जब तक कि मैं तुम्हें कॉल ना करूं। इसके बाद फोन कट कर देती है। वामिका और आदेश घर पहुंचते हैं। अंदर आते हुए वामिका आदेश से कहती है, लगता है कि तुम्हारी माँ सो गई है। तभी अनुपमा जी जो हॉल में बैठी होती है उनसे पूछती है, तुम दोनों इतनी रात को कहां से आ रहे हो? आदेश जवाब देता है, हम लोग जरा वॉक पर गए थे। अनुपमा जी कहती हैं, ठीक है। वामिका पूछती है, क्या आप कुछ बंस खाना पसंद करेंगी? अनुपमा जी जवाब देती हैं, नहीं अभी नहीं शुक्रिया। वामिका कहती है, ठीक है, और फिर वो सामान रखकर ऊपर अपने रूम की ओर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 31, एक दुल्हन ऐसी भी। राज। वामिका ने उनकी बातें सुनते हुए कहा, ठीक है, और सामान किचन में रखकर अपने कमरे की ओर चली गई। अगले दिन
वामिका अपनी कार से सीधा आदिश के बिग मॉल पहुंची और गाड़ी को पार्किंग एरिया में लगाया। जल्दी से वहां से निकलकर आगे सुभी से मिली, जो उसका इंतजार कर रही थी। आगे की क्या खबर है? वामिका ने सुभी से पूछा। सुभी ने जवाब दिया, आज भी दोनों साथ ही ऑफिस आए थे और कल भी रात तक साथ काम करते रहे। मिस्टर सिंघानिया की नई प्रोजेक्ट डायमंड ज्वेलरी के स्टोर की ओपनिंग जल्द ही होने वाली है, तो दोनों उसी में बिजी है। और कल रात दोनों साथ काम करने के बाद सुभी ने वामिका के कान में कुछ कहा। वामिका ने चौंकते हुए कहा, क्या होटल? सुभी ने पुष्टि की। हाँ, उन्होंने कहा कि आज रात यहीं होटल में ही रुक जाते हैं, क्योंकि घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी और सुबह जल्दी निकलना मुश्किल होगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि होटल के रूम में रात भर क्या हो सकता था। यह सुनकर वामिका गुस्से में भर गई। मुझे तो सुभी ने उसकी चिंता समझते हुए कहा, मुझे भी उन पर शक होने लगा था, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी आने को कहा। कहाँ है वो दोनों अभी? वामिका ने पूछा। अभी तो दोनों बाहर आते ही होंगे, सुभी ने जवाब दिया। वो देखो, वो रहे। सुभी ने इशारा किया और दोनों रिया और आदिश को देख कार के पीछे छुप गए। रिया अपनी कार में और आदिश अपनी कार में बैठकर बाहर निकल गए। वामिका और सुभी ने एक दूसरे की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों कहाँ जा रहे होंगे? वामिका ने पूछा। सुभी ने सोचते हुए कहा, शायद फिर से होटल रूम। नहीं, वामिका ने शौक में कहा, मुझे उनका पीछा करना चाहिए। वो भागकर अपनी कार में बैठी और कार स्टार्ट कर दी। ध्यान से और संभल कर जाना, सुभी ने चेताया। वामिका ने आदिश की कार का पीछा करना शुरू किया, लेकिन उसने देखा कि सिग्नल के बाद आदिश और रिया की कारें अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी आदिश? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्यों अलग अलग दिशाओं में मुड़कर? उसने कहा और आदिश की कार के पीछे अपनी कार मोड़ दी। आदिश शहर के बाहर बने अपने कॉटेज हाउस की ओर गया और कार पार्क कर अंदर चला गया। वामिका ने अपनी कार दूर पार्क की और सोचा, अच्छा तो ये जगह चुनी है तुम दोनों ने मिलने की, ये एक कॉटेज। आदिश के जाने के बाद वामिका चुपते छुपाते कॉटेज के बाहर आई और खिड़की के पास से अंदर झांकने लगी। आदिश बॉन फायर जलाकर अपनी रिलैक्सिंग चेयर पर बैठा था। वामिका ने सोचा, ये क्या, गर्मी तो वैसे ही पड़ने वाली है, पर इसने आग क्यों जलाई? और फिर रिया और आदिश को साथ में इमेजिन करने लगी। ये गलत है, बहुत गलत है, उसने खुद से कहा। आदिश खड़ा हुआ, थोड़ी सी कॉफी ली और फिर चेयर पर बैठ गया। धीरे धीरे शाम होने लगी और ठंड भी बढ़ने लगी। वामिका जो काफी देर से बाहर रिया का इंतजार कर रही थी, अब ठंड से कांपने लगी। वो सीढ़ियों की ओट में बैठ गई और अपने हाथों को रगड़ने लगी। बड़ी ठंड है, उसने कहा और खुद को ब्लेजर से ढक लिया। ये रिया की बच्ची कब तक पहुंचेगी? उसने सोचा, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया? अरे नहीं, पर मैं तो बहुत सावधानी से आई हूँ। वो बड़बड़ाई और ठंड से कांपने लगी। तभी बाहर की लाइट्स ऑन हो गई। वामिका फिर से खिड़की से अंदर झांकने लगी, लेकिन उसे आदिश नजर नहीं आया। अरे ये कहाँ चला गया? उसने खुद से पूछा। तभी कोई बड़ी सी बंदूक लिए उसके पीछे खड़ा हुआ। वामिका ने मुड़कर देखा और हैरानी से कहा, तुम? आदिश ने बंदूक नीचे करते हुए कहा, मुझे तो लगा कि खिड़की के पास कोई जानवर है, पर तो वो तुम थी। उसने वामिका को घूर कर देखा और कहा, मुझे लगता है हमें अंदर बैठकर कुछ बात करनी चाहिए। दोनों कमरे में गए। आदिश ने वामिका को आग के सामने बैठा दिया और उसे कॉफी का मग पकड़ाया। फिर उसने पूछा, अब मुझे बताओ तुम यहाँ क्या कर रही थी? वामिका ने मुंह नीचे करते हुए कहा, जब तुम्हें पता है तो तुम क्यों पूछ रहे हो? आदिश अकड़ते हुए बोला, अच्छा मान लेते हैं कि तुमने जो सोचा और वो हुआ, पर तुम क्या सोचती हो मैं इतना अनाड़ी हूँ जो तुमसे पकड़ा जाऊंगा? वामिका ने कॉफी का मग टेबल पर रख दिया और उसकी ओर देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारे और रिया के बीच कुछ है? उसने मासूमियत से पूछा। आदिश हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानती हो तुम्हारी इन हरकतों का क्या मतलब है? जिसकी मंगनी हो चुकी है उसकी एक गर्लफ्रेंड है और वो उसके साथ ही ऑफिस में काम करती है। मुझे लगता है कि तुम्हें ये बात मीडिया वालों को बता देनी चाहिए थी और फिर तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए मुझसे कुछ पैसे मांग लेती। वामिका ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत देर हो रही है, मुझे अब चलना चाहिए। वो खड़ी होकर बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन आदिश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर बेड पर लेटा दिया। वो उसके करीब आकर बोला, तुम तो यही चाहती थी, इसलिए तो तुमने इतनी दूर तक मेरा पीछा किया है ना? अब ऐसा नहीं है, अब जाने दो मुझे। वामिका ने उसे मारते हुए कहा। आदिश मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो तुम फिर से मुझे मारने लगी, पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। उसने उसके हाथ पकड़ लिए। वामिका ने अचानक उसके हाथ पर दांतों से काट लिया और झट से खड़ी हो गई। तुम्हें लोगों से इज्जत से पेश होना नहीं आता क्या? उसने गुस्से में कहा। आदिश जिसे हाथ में दर्द हो रहा था, मुंह बनाकर हैरानी से उसकी ओर देखता रह गया। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 32, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका तेजी से खड़ी होकर गुस्से में कहती है, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या कि लोगों से कैसे पेश आना चाहिए? आदिश हैरानी से उसकी ओर देखता है, समझ नहीं पाता कि उसने ऐसी बात क्यों कही। वामिका गुस्से से कहती है, क्या लगता है तुम्हें कि तुम सबसे ऊपर हो और जो मन में आएगा वैसा व्यवहार करोगे? आदिश में गुस्से से उसकी ओर देखता है और फिर बेड से उतरकर खड़ा हो जाता है। वामिका अभी भी गुस्से में कहती है, देखो मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब नहीं चाहिए, इसलिए दोबारा कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत करना। वो अपना ब्लेजर उठाती है और बाहर जाने लगती है। आदिश गुस्से से कहता है, तुम थोड़ी ना सबसे अलग हो, सब एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि मैं सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का इकलौता वारिस हूँ। तुम्हें इस खानदान की बहू होने का दर्जा चाहिए ना कि मेरी पत्नी होने का। वामिका उसकी बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर घूरती रहती है। आदिश अपनी चेयर पर बैठते हुए कहता है, अब तुम घर जाओ, यहाँ रात को बहुत अंधेरा हो जाता है, और सुनो गाड़ी ध्यान से चलाना। वामिका बिना कोई जवाब दिए बाहर निकल जाती है और आदिश हल्का सा मुड़कर उसकी ओर देखता है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। बाहर काफी कोहरा छाया होता है और वामिका अपनी कार में निकल जाती है। वो बहुत सावधानी से कार चला रही होती है।
क्योंकि कोहरे के कारण कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा। तभी थोड़ी दूर जहाँ साइन बोर्ड होता है उसे एक लड़की खड़ी नजर आती है और वो अचानक से ब्रेक लगा देती है। वो डरते हुए इधर उधर देखती है और सोचती है अब अभी यहाँ कोई था क्या, लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर वो शहर की ओर जाने वाली सड़क का साइन बोर्ड देखकर उस ओर मुड़ जाती है। इधर वहीं साया मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखता है। वामिका थोड़ी आगे बढ़ती है लेकिन हैरान रह जाती है क्योंकि वो फिर से उसी कॉटेज के पास पहुंच जाती है। वो हैरानी से कहती है अब ये नहीं हो सकता और कार से बाहर निकलती है। उधर आदेश वामिका के बारे में सोचते हुए अपने हाथ को देखता है जहाँ पर वामिका के दांतों के निशान बने होते हैं। ये देख आदेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो मन ही मन कहता है पगली कहेंगी। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। आदेश पीछे मुड़कर देखता है तो वामिका अंदर आते हुए पूछती है अब क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? आदेश चेयर से उठकर उनकी ओर आता है। वामिका झट से किचन की ओर मुड़कर फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती है और कहती है अब मैं तो भूल ही गई थी कि हमने डिनर नहीं किया। आदेश किचन के सामने वाले टेबल की ओर आता है और कहता है तुम्हें नहीं लगता कि वापस आकर तुमने गलती की है? अब मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी जो यहाँ वापस चली आई। वामिका हैरानी से आदेश की ओर देखती है और फिर कहती है अब क्या कहा तुमने? और एक प्याज उछालकर आदेश की ओर फेंकती है। आदेश उसे पकड़ते हुए कहता है छीलो इसे। वामिका इतराकर कहती है हाँ तुम्हारी हाथ खाना बनाने के लिए भी है, ये सिर्फ खाना खाने के लिए थोड़ी है। आदेश हैरानी से उसे देखता है। फिर वामिका आदेश को कॉल करके सब बताती है। आदेश कहता है ठीक है मैं माँ को बता दूंगा। आदेश उनके रूम में आता है लेकिन वहाँ किसी को न पाकर उसके फोन पर कॉल डिटेल्स देखता है पर वो एक नंबर जिस पर बार बार कॉल आई है उसे रीडायल करता है। अनुष्का फोन उठाकर कहती है हेलो मैम, आपने इतनी रात को कैसे फोन किया? ये सुनकर आदेश बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। तभी अनुपमा जी वॉशरूम से बाहर आकर आदेश को देखकर हैरानी से पूछती है तुम यहाँ? आदेश कहता है हाँ वामिका का कॉल आया था, वो आदेश के घर पर है और आज वहीं रुकेगी। ये सुनकर अनुपमा जी कहती है क्या, पर ऐसे अचानक सब कैसे? आदेश जवाब देता है उसने कहा कि अचानक से ही प्लान बना। अनुपमा जी कहती है ठीक है और फिर आदेश की ओर देखती है तुम कुछ कहना चाहते हो? आदेश उनकी ओर देखता है और कहता है नहीं बस इतना ही, अनुष्का को जल्दी ढूंढ लेंगे और मैं चाहता हूँ कि अब आप उसकी फिक्र ना करें। ये कहकर आदेश वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अनुपमा जी अपना फोन उठाकर कॉल डिटेल्स देखती हैं और मुस्कुराती हैं। इधर अनुष्का एक महिला को पैसे देते हुए कहती है थैंक यू, आपने मेरे लिए ये काम किया। और फिर उस औरत के जाते ही अनुष्का सोचती है सारी कॉल्स मेरे को ही उठाने देती हूँ, जरूर आदेश कुछ करने वाला है। वामिका किचन से डाइनिंग टेबल की ओर आते हुए कहती है ये लो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना आ गया, और वो 2 डिशेस की प्लेट्स टेबल पर रखती है। आदेश खाने की ओर देखता है और अकड़ते हुए कहता है अब ये क्या है? तुमने मुझसे इतना काम करवाया और इतने नखरे किए, वो भी इसके लिए, ये फालतू से फ्राइड राइस खाने के लिए? वामिका हल्का सा गुस्से में कहती है देखो तुम मेरे खाने के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते, मजाक मत उड़ाओ उस खाने का, पहले खाकर तो देखो कितना अच्छा बना है। आदेश प्लेट उठाता है और एक चम्मच फ्राइड राइस खाता है। वामिका उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है अच्छा बना है ना? हाँ? आदेश अकड़ते हुए कहता है देखो अगर तुमने शादी के बाद भी मुझे ये सब खिलाया तो तुम बिल्कुल सही नहीं करोगी। वामिका गुस्से से उसकी प्लेट उठा लेती है और कहती है तो ठीक है मत खाओ। आदेश प्लेट वापस लेते हुए कहता है देखो मैं इसलिए नहीं खा रहा हूँ कि ये बहुत टेस्टी बना है, हाँ, बस इसलिए खा रहा हूँ कि इसे बनाने में तुमने और मैंने बहुत मेहनत की है। वो फिर से खाना खाते हुए पूछता है वैसे तुम्हें क्या पसंद है खाने में? मेरा मतलब है तुम्हारा भी तो कोई फेवरेट फूड होगा। वामिका हैरानी से उसकी ओर देखती है और फिर अनुष्का के फेवरेट फूड के बारे में सोचते हुए बताती है बिना ऑयल वाला फूड, डार्क चॉकलेट, बिना शुगर वाला केक, मैंगो और हाँ कॉफी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो अपना हाथ उठाते हुए कहती है। तभी आदेश की नजर उसके ब्रेसलेट पर पड़ती है। वो वामिका से पूछता है तुम हमेशा यही ब्रेसलेट क्यों पहनती हो? वामिका ब्रेसलेट की ओर देखती है और कहती है ओह ये मेरा लकी ब्रेसलेट है जो मुझे किसी ने गिफ्ट में दिया था। उसने कहा था कि इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 33, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका अपने ब्रेसलेट के बारे में बताते हुए कहती है ये मेरा लकी ब्रेसलेट है और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, उन्होंने कहा था कि ये मेरी किस्मत बदल देगा। आदेश वामिका की ओर देखता है और फिर से खाने लगता है। खाना खाने के बाद आदेश अपनी प्लेट सिंक में रखते ही है कि वामिका बोलती है ये लो इसे भी साफ कर दो, वैसे भी एक प्याज छीलने के अलावा तुमने कुछ किया भी नहीं है। आदेश हैरानी से पूछता है क्या अब तुम मुझसे बर्तन भी साफ करवाओगी? मैंने तुम्हारे लिए प्याज छीला और अब बर्तन? इतने सारे काम मैंने कभी नहीं किए और ना ही तुम मुझसे करवा सकती हो। तुम्हें पता है ना कि मैं कौन हूँ? वामिका अकड़ कर कहती है हाँ पता है, और इस पूरे देश को भी तुम्हारे बारे में सब पता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी काम नहीं करोगे। अब ज्यादा नाटक मत करो, लो साफ करो इसे। आदेश मुंह बनाकर वामिका को देखता रहता है। वामिका हाथ बांधकर कहती है और हाँ ध्यान रखना किसी भी बर्तन पर निशान ना रहे। आदेश कहता है। वामिका कुछ और बर्तन भी पकड़ाती है। आदेश वामिका को मजा चखाने का सोचता है और जानबूझकर उसकी टी शर्ट पर कॉफी गिरा देता है। वामिका गुस्से से कहती है तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? आदेश उसे गुस्से में देखता है और फिर मुंह दूसरी ओर कर लेता है। वो सिंक की तरफ चला जाता है और वहां खड़ा होकर हंसता है। वामिका जल्दी से वॉशरूम की ओर जाती है और अंदर जाकर अपनी टी शर्ट उतार देती है। वो आदेश का बाथरोब पहन लेती है और अपनी टी शर्ट को धोने लगती है। जैसे ही वो उठकर मग लेने लगती है साबुन की वजह से फिसल जाती है। वामिका जोर से चिल्लाती है आ! उसकी आवाज सुनकर आदेश वॉशरूम की ओर आता है और दरवाजा नॉक करता है। आदेश वामिका तुम ठीक हो? वामिका दर्द से करा रही होती है।
आदेश डोर खोलने की कोशिश करता है और मुश्किल से दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहता है, क्या हुआ वामिका, तुम ठीक हो? वामिका दर्द में भी चिल्लाते हुए बोलती है, अंदर मत आना, अंदर मत आना। आदेश उसके पास आकर कहता है, ओह लगता है तुम्हें स्पाइन में चोट आई है, तुम हिलो मत, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ और एम्बुलेंस मंगवाता हूँ। आदेश बाहर आकर डॉक्टर को कॉल करता है और एम्बुलेंस की बात करता है, फिर अपनी जैकेट लेकर वॉशरूम की ओर भागता है। वामिका गुस्से से कहती है, क्या है ये, और आप क्या कर रहे हो तुम? आदेश घबराते हुए बोलता है, तुम क्या चाहती हो, फिर से कोई वीडियो बने और वो सोशल मीडिया पर लीक हो जाए? हरगिज़ नहीं, मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई भी वीडियो लीक हो, और ये वाला तो बिल्कुल भी नहीं, समझी? चलो ये पहन लो। वो अपनी जैकेट की जिप खोलकर उसे पहनाने की कोशिश करता है। वामिका, रुको, हटो, पहले लाइट बंद करो और अपनी आंखें भी। आदेश लाइट ऑफ करता है। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वामिका, देखो, ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है। आदेश कहता है, अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। वामिका बोलती है, ज्यादा बनो मत और अपनी आंखें बंद करो। आदेश, वैसे भी इतना अंधेरा है और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टर कहता है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चोटें लगी है गले के पास, वैसे वो ठीक है, बस कुछ दिन आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। आदेश बोलता है, ठीक है। वामिका कराहते हुए उठने की कोशिश करती है। आदेश वामिका की ओर देखकर कहता है, अब कहाँ जाना है तुम्हें? वामिका बोलती है, धीरे से, वॉशरूम। आदेश उसे गोद में उठाकर व्हीलचेयर पर बैठा देता है। ठीक है, रुको, तुम लेटी रहो। वामिका उसे ये सब करते हुए देखती रह जाती है। आदेश उसे वॉशरूम की ओर ले जाते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता तुम मुझसे आज बहुत ही अजीब काम करवा रही हो? प्याज छीलना, बर्तन धुलवाना, और अब ये। उसकी चेयर को जोर से आगे धकेल देता है और वामिका वॉशरूम की ओर पहुंच जाती है। अगले दिन सूरज निकल आया है और उसकी रोशनी वामिका के चेहरे पर पड़ती है, जिससे वो अपनी नींद से जग जाती है। तभी उसकी नजर सामने लेटे आदेश पर पड़ती है, जो सो रहा होता है। सोते हुए आदेश बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। वामिका कुछ देर उसे देखती रहती है और कुछ सोचती है। इतने में आदेश उठ जाता है और वामिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदेश उठकर वामिका की ओर देखता है और फिर उसके माथे पर हाथ रखकर देखता है कि वो ठीक है या नहीं। वामिका मुस्कुराते हुए उठती है। गुड मॉर्निंग। आदेश उसे यूं देख अपना हाथ हटा लेता है। वामिका ने आदेश से पूछा, तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई होगी ना इस बिस्तर पर, क्योंकि ये तुम्हारे बिस्तर जितना नरम नहीं है ना? आदेश वामिका की ओर देखकर प्यार से बोलता है, नहीं, मुझे बहुत बढ़िया नींद आई आज। फिर अकड़ते हुए आगे कहता है, क्यों, यही सुनना चाहती हो ना तुम? वामिका मुंह बनाकर कहती है, माफ करना, तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। आदेश अकड़ते हुए कहता है, चलो इतना ही काफी है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितनी तकलीफ हुई, और अब चलो हमें जाना है। वामिका मुंह बनाकर बोलती है, ओमी मॉल में आता है और रिया को आवाज देते हुए कहता है, रिया। रिया ओमी की आवाज सुनकर पलटकर उसकी ओर देखती है और फिर आगे की तरफ मुंह कर लेती है। ओमी उसके पास आकर कहता है, रिया, तुम फिर यहाँ आ गई? ओमी प्यार से कहता है, रिया प्लीज, तुम ऐसी बातें मत किया करो। क्या तुमने खाना खा लिया? रिया उसे इग्नोर करते हुए कहती है, नहीं, मेरे पास खाना खाने के लिए वक्त नहीं है, और तुम भी यहाँ टाइम वेस्ट मत करो। ओमी, अच्छा, क्या तुमने ये देखा? अपने एफबी पेज को दिखाता है जिसमें किसी ने लिखा होता है कि ओमी की लाइफ में जो होगी वो उससे बड़ी होगी और ओमी उसे एक हेयर पेन गिफ्ट करेगा। है ना कितना क्रेजी? रिया फोन में देखकर गुस्से से कहती है, तुम्हें ये सब फनी लगता है? ओमी, तुम ये क्या कह रही हो? किसी ने मजाक किया होगा। रिया गुस्से से बोलती है, ये सब अनुष्का ने किया है। ओमी, तुम उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? रिया, क्योंकि मुझे पिन लगाते हुए तुम्हें सिर्फ अनुष्का ने ही देखा था। अगर उसने ऐसा किया होगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ओमी, तुम इतना श्योर कैसे हो? रिया, इसका पता तो मैं जल्द ही लगा लूंगी, और अगर इसके पीछे अनुष्का हुई तो मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 34, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। रिया गुस्से में कहती है, अगर मुझे पता चला कि इसमें अनुष्का का हाथ है तो उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर ओमी परेशान होकर बोलता है, ये तुम कैसे कह सकती हो कि इसके पीछे वही है? कोई और भी तो हो सकता है। रिया तेजी से फोन उठाते हुए कहती है, मैं अभी इसका पता लगाती हूँ। वो किसी को कॉल करके एक आईपी एड्रेस ट्रेस करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ वामिका और आदेश अनुष्का के घर पहुंचते हैं। आदेश बाहर आते हुए वामिका को देखकर उसके पास जाकर परेशान होते हुए, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आदेश की ओर देखकर कहता है, हाँ अभी ये ठीक है, पर ये नेक कॉलर अभी कुछ दिन और पहनना पड़ेगा। वामिका सिर झुकाए आदेश का हाथ पकड़ लेती है और जब आदेश उसकी ओर देखता है तो वो उसका हाथ छोड़कर आदेश के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसकी बाजू पकड़ लेती है। आदेश की ओर देखकर बहुत ही नरमी से कहता है, प्लीज भाई, इसका ख्याल रखना। आदेश हैरानी से आदेश की ओर देखता रहता है कि तभी वामिका आदेश से कहती है, आदेश चलो अंदर चले। दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगते हैं। वामिका पीछे मुड़कर एक बार देखती है तो आदेश वहीं खड़ा होता है और उन्हें ही देख रहा होता है। वामिका फिर से मुंह आगे कर आदेश के साथ अंदर चली जाती है। आदेश उन दोनों की ओर देखकर बड़बड़ाता है, सौतेले भाई बहन। वहां से चला जाता है। इधर वामिका अपने रूम में आती है और आदेश उसके पास बैठकर पूछता है, तुम मेंशन क्यों गई थी? वामिका हिचकिचाते हुए बोलती है, मुझे लगा कि वो रिया के साथ है और इसलिए मैंने उसका पीछा भी किया, और वैसे भी माँ ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा था। फिर मुस्कुराकर वो आगे कहती है, पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। वो आदेश की ओर देखती है जो उसे हैरानी से देख रहा होता है। वामिका उलझन में पूछती है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई गलती की क्या? मेंशन में हमारे बीच कुछ नहीं था।
कहते हुए उसकी गर्दन में दर्द होता है। आदेश मुस्कुराकर कहता है, तुम्हारी चोट को देखकर लगता है कि। वामिका बात काटते हुए पूछती है, क्या? आदेश मुस्कुराकर बोलता है, कुछ नहीं, जब मेरे हाथ में चोट लगी थी तो तुमने मेरी हेल्प की थी, तो अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। वामिका मुस्कुराकर बताती है, मैं ठीक हूँ, बस गर्दन में ही थोड़ा दर्द है, बाकी हाथ पैर तो दोनों ठीक है ना। आदेश, ठीक है, आराम करो। वामिका, ठीक है। आदेश वहां से चला जाता है और वामिका आदेश के साथ बिताए पलों को याद करती है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और फिर वो खुद से कहती है, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। फिर ब्लैंकेट अपने मुंह पर ओढ़कर सो जाती है, मिसेस रोजी जॉन को सूप देते हुए। लो, इसे पी लो, पियो, ये पियो। जॉन मना करता है। तभी आदेश मुस्कुराते हुए किचन की ओर आता है। उसे देखकर जॉन और रोजी कहते हैं, अरे आप आ गए। आदेश उनकी ओर देखकर स्माइल करता है और पानी का गिलास लेता है। जॉन, अरे आज आप पहले से ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। तभी रोजी कहती है, अरे इनकी शादी जो होने वाली है, और वैसे भी 3 चीजें कभी नहीं चुपती। एक है आने वाली छींक, दूसरी है जुराब में छेद, और तीसरी है किसी के लिए दिल में प्यार होना। ये सुनकर आदेश जो पानी पी रहा है उसका पानी गले में अटक जाता है और उसे खांसी आने लगती है। खांसते हुए वो कहता है, क्या कहा आपने? प्यार? प्यार कौन किससे करता है? रोजी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे देखो तो कितना शर्मा रहे हैं, और किसकी शादी हो रही है? हाँ। आदेश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, और किचन से मुस्कुराते हुए बाहर की ओर जाता है। वो खुद से कहता है, सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? हमारे मिस्टर सिंघानिया अपनी पहली बीवी के जाने के बाद कितना उदास रहते थे, और अनुष्का क्या वो ठीक रहेगी आदेश के लिए? और वो इंसिडेंट, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है कि आगे क्या होगा। मिस्टर सिंघानिया बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनते हैं। जॉन, तुम किस बारे में कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रोजी खींचते हुए बोलती है, तुम अपना ये सूप फिनिश करो पहले। जॉन, नहीं, मुझसे नहीं पिया जाएगा, तुम नहीं मानोगी। इधर आदेश बाहर लॉन में खड़ा मुस्कुराकर चांद को निहार रहा होता है। तभी मिस्टर सिंघानिया भी बाहर आते हैं और आदेश की ओर आकर पूछते हैं, क्या बात है, अनुष्का नहीं आ रही आजकल? आदेश उनकी ओर देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या हुआ, बोर्ड गेम खेलना है क्या उसके साथ? महेश जी बोर्ड गेम का जिक्र करते हुए हंसते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था उस दिन उसके साथ बोर्ड गेम खेलने में। सच कहूं तो वो वाकई में बहुत मस्ती करती है। आदेश हंसते हुए, हाँ वो काफी मस्ती करती है। तभी महेश जी उसे कुछ कहने के लिए कहते हैं, आदेश, और फिर चुप हो जाते हैं। आदेश, क्या हुआ डैड? महेश जी मुस्कुराकर बोलते हैं, अब कुछ नहीं, बाहर बहुत ठंड हो रही है तो तुम अंदर जाओ, मैं भी बस आ ही रहा हूँ। आदेश मुस्कुराकर कहता है, ठीक है डैड, और अंदर चला जाता है। महेश जी अपनी पहली बीवी के बारे में सोचते हैं कि उन्हें वो नजर आती है। जैसे ही वो पलट कर देखते हैं, वो मुस्कुराकर उनकी ओर देख रही होती है। दोनों कुछ देर एक दूसरे को देखते रहते हैं कि महेश जी हैरान रह जाते हैं। उनकी बीवी के माथे से खून बह रहा होता है और वो उदास आंखों से उन्हें देख रही होती है। फिर वो गायब हो जाती है। ये सब देखकर महेश जी घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं और वो अपने रूम में अपने बेड पर होते हैं। तभी रीता जी उन्हें पानी देते हुए कहती है, क्या ये डरावने सपने कोई तरीका है उसे याद रखने का? 30 साल हो गए अब तो। महेश जी पानी पीने के बाद थोड़ा गंभीर होकर कहते हैं, पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये सब तुमने किया है। रीता जी उनकी ओर देखती है, महेश जी, उस एक्सीडेंट को लेकर मेरे मन में बहुत सारे अनसुलझे सवाल थे जो अभी भी हैं और मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, और ये कहना भी गलत होगा कि मैं उसे भूल चुका हूँ, जो कि नहीं है, वो अब भी मेरे साथ ही है। रीता जी महेश जी की ओर देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसे मारा ताकि मैं इस खानदान की बहू बन सकूं, और फिर तुम इसे मान भी सकते हो? महेश जी चुप रहते हैं। रीता जी मुस्कुराकर कहती है, पर मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में प्यार बिल्कुल खत्म हो चुका था, जो शायद अभी भी नहीं है। उदास आंखों से मगर दृढ़ आवाज से वो आगे कहती है, पर मुझे यकीन है कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट ही था जो किसी के साथ भी हो सकता था। उसका तुमसे या तुम्हारे परिवार से किसी भी तरह का संबंध होना संदेहास्पद है। महेश जी रीता जी से कहते हैं, तुम कुछ भी मान सकते हो, चाहे वो सच हो या ना हो। तभी महेश जी कहते हैं, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं कि मैंने क्या कहा, कि वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और अब इन बातों को छोड़ो, आदेश की शादी पर ध्यान दो, क्योंकि अब वो सेटल होना चाहता है। रीता जी हल्का सा मुस्कुराकर बोलती हैं, हाँ, अब ये सही समय और सही फैसला है हमारे आदेश के लिए। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 35, एक दुल्हन ऐसी भी। रीता जी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ सही कह रहे हो आप, ये बिल्कुल सही समय और सही फैसला है हमारे आदेश के लिए। इधर वामिका किचन में कुछ काम कर रही होती है। आदेश की ओर देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आ गए तुम वापस? तुमने अपना नेक कॉलर क्यों निकाल दिया? आदेश थोड़ी फिक्र के साथ कहता है, तुम्हें दर्द हो सकता है। वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा इसलिए मैंने निकाल दिया। आदेश, ठीक है। वामिका, अच्छा तुमने अभी तक डिनर नहीं किया होगा ना? चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। आदेश मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कहकर वहां से चला जाता है। तभी वामिका का फोन रिंग करता है। वो फोन उठाकर देखती है तो आदेश का कॉल होता है। वामिका फोन रिसीव करते हुए बोलती है, हाँ आदेश बोलो। आदेश, देखो डैड चाहते हैं कि आज रात का डिनर तुम हमारे साथ करो, क्या तुम फ्री हो? वामिका हैरानी से पूछती है, अब क्या? फिर मन में सोचते हुए कहती है, अब क्या करूं? धीरे से उदासी की आवाज में बोलती है, अब मुझे माफ करना, देखो अभी तक मेरी गर्दन ठीक नहीं हुई है और मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है, तो तुम उनसे मेरे लिए माफी मांग लेना। वो फोन काट देती है। इधर ये सुनकर आदेश मुंह बना लेता है
वामिका किचन की ओर जाने ही लगती है कि सुभी का कॉल आता है। सुभी उसे अपने घर आने को कहती है। वामिका ठीक है कहकर कॉल काट देती है। थोड़ी देर बाद सुभी के घर की छत पर दोनों साथ बैठकर एंजॉय कर रही होती है और गाने गा रही होती है। दोनों ने बियर पी रखी है। वामिका कुछ खाते हुए बोलती है, ये वाली बियर ना सबसे बढ़िया है, मानो वाइन पी पी करना मैं। सुभी वामिका की बात काटते हुए कहती है, तो क्या हुआ, वहां की महंगी वाइन पीने का मजा ही कुछ और होगा, और कम से कम तुम्हें मौका तो मिला ना। वामिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे वो सब बेकार है, मुझे तो तुम्हारी दादी के हाथ की बनी फ्रूटी वाइन बहुत अच्छी लगती है। सुभी काश मैं भी वहां के महंगे खाने को चख सकती और वाइन पी सकती। तुम्हें पता है हमारे मॉल के सामने एक ब्रांड न्यू होटल खुला है और वहां का खाना बहुत ही बढ़िया है और महंगा भी। मेरा बहुत मन किया कि मैं वहां उस होटल में बैठकर वो अच्छा खाना खाऊं, पर उस खाने की कीमत मेरी 1 महीने की सैलरी है, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। वामिका कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोलती है, लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि हम तड़का लगाकर खाते हैं और वो कम तड़के वाले, हम नूडल्स और वो लोग पास्ता, हम सस्ती फ्रूट बियर और वो लोग महंगी वाइन। यही तो जिंदगी है और कुछ भी नहीं। सुभी हाँ तुम सही कह रहे हो। वामिका थोड़ा उदास होकर कहती है, क्या लड़कों को सिर्फ मॉडर्न लड़कियां ही पसंद आती है, हील्स पहनने वाली सिंपल गर्ल्स नहीं? सुभी हैरान होकर बोलती है, क्यों मिस्टर सिंघानिया ने कुछ बोला तुम्हें? वामिका उदास होकर आगे कहती है, हाँ उसने तो मुझे देखते ही बोल दिया था कि मैं किसी स्कूल की बच्ची लगती हूँ। सुभी थोड़ा मुस्कुराते हुए, ओह वैसे सच कहूँ तो पता है तुम बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं हो, तुम्हें थोड़ा ट्रेंडी बनने का आइडिया दूं? वामिका सुभी को घूरते हुए बोली, क्या तुम्हारे पास अच्छे कपड़े और मेकअप किट्स नहीं है, कुछ अच्छी ड्रेसेस? फिर सुभी वामिका को लेकर अपने रूम में आती है। वो वामिका को अजीब सा मेकअप कराती है, कपड़े पहनाती है और उसके बालों में एक विग लगा देती है। तभी किसी का नॉक सुनाई देता है। दोनों बाहर आती हैं। वामिका चौंकते हुए पूछती है, ये लोग कौन है सुभी? तभी वे लोग बोलते हैं, ये जानकर क्या करोगी, क्या हमारा पैसा वापस करोगी? सुभी चलो हमारे साथ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। वे लोग सुभी को पकड़ लेते हैं और वामिका को धक्का दे देते हैं। इससे वामिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, ए रुको, तुम लोग जानते भी हो कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? वामिका इधर उधर देखती है तो उसे एक फ्राई पैन नजर आता है। वो झट से उसे उठा लेती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। वो उनकी खूब पिटाई करती है। वे लोग ये देखकर सदमे में आ जाते हैं। मार खाने के बाद वे वहां से भागने लगते हैं कि तभी रिया वहां आ जाती है। रिया वामिका को पहचान नहीं पाती। वो सुभी की ओर देखते हुए पूछती है, क्या हो रहा है यहाँ? वामिका जो रिया को पहचान लेती है, खुद को उससे दूर करते हुए पीछे से निकल जाती है। सुभी हल्की हंसी हंसते हुए रिया से कहती है, मैम आप यहाँ कोई काम था क्या आपको? इधर आदेश केक शॉप पर होता है और एक केक पैक करवा लेता है। उधर वामिका गरम गरम कचालू और शकरकंदी की चाट देखकर खुश हो जाती है। वो थोड़ी बहुत खाती है और बाकी पैक करवाकर घर की ओर आती है। तभी सामने से एक कार बिल्कुल उसके सामने आकर तेजी से रुकती है। वामिका बिना देखे गुस्से में पूछती है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? तभी कार से आदेश नीचे उतरता है। उसे देखकर वामिका चुप हो जाती है और पलटकर खड़ी हो जाती है। आदेश उसे हैरानी से और घूर कर देखता है। वामिका बिना उसकी ओर देखे वहां से आगे बढ़कर घर की साइड में आ जाती है और छुपकर आदेश की ओर देखती है। आदेश कार से केक का पैकेट निकालता है और कार के बोनेट पर रखकर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है। उधर वामिका का फोन रिंग होता है। वो पीछे छुप जाती है और कॉल नहीं उठाती। फिर आदेश फिर से कॉल करता है। इस बार वो मिसेस रॉय को कॉल कर अनुष्का के बारे में पूछता है। मिसेस रॉय, अनुष्का भी घर पर नहीं है। क्यों, कोई काम था क्या आपको? मैं कुछ मदद कर सकती हूँ क्या? इसके बाद मिसेस रॉय कॉल काट देती है। तभी आदेश आता है और पूछता है, क्या हुआ? मिसेस रॉय, आदेश का कॉल था, अनुष्का के बारे में पूछ रहा था। ये सुनकर आदेश वामिका को कॉल करता है। वामिका फोन उठाकर बड़ी ही मासूमियत से बोलती है, आदेश मैं घर के बाहर ही हूँ और मैं घर के अंदर आना तो चाहती हूँ पर मैं आ नहीं सकती। आदेश हमारे घर के बाहर ही खड़ा है, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ। ये कहकर वो कॉल काट देती है। फिर वो आदेश की ओर देखती है जो अभी भी वहीं खड़ा होता है। ये देखकर वामिका मन ही मन सोचती है, आखिर ये कब तक यहाँ खड़ा रहने वाला है, मैं अंदर कैसे जाऊंगी? फिर वो दीवार की ओर पलट कर खड़ी होती है। उसे दीवार के साथ लगी फूलों की बेली नजर आती है। वो उन्हें देखकर मुस्कुराकर कहती है, आइडिया, वो दिन आ ही गया जब मैं एक्शन मूवी की हीरोइन की तरह एक्शन करूंगी। कुछ देर बाद वामिका बेलों के सहारे बड़ी ही मुश्किल से आधी दीवार तक पहुंचती है। उधर आदेश कुछ सोचते हुए उसे याद करता है जो उसे थोड़ी देर पहले मिली थी। वो उसकी आवाज और उसे इमेजिन करता है जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो अनुष्का ही थी। वो साइड आता है जहां उसने उसे जाते हुए देखा था। इधर उधर देखने के बाद उसकी नजर पीछे दीवार पर चढ़ती हुई अनुष्का पर पड़ती है। आदेश हैरानी से कहता है, हे अनुष्का। ये सुनकर वामिका पलटकर नीचे की ओर आदेश को देखती है और मन ही मन सोचती है, फंस गई। आदेश गुस्से से बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो जो दीवार से कूदने जा रही हो, या फिर रात भर ऐसे ही रहने का इरादा है? जल्दी से नीचे आओ। वामिका मुंह बनाते हुए बोली, हाँ अभी आती हूँ। वो धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगती है। तभी आदेश फिर से गुस्से में बोलता है, नहीं
तुम यहाँ नीचे की ओर आओ, यहाँ मेरे पास। वामिका गुस्से से बोलती है, हाँ आ रही हूँ, तुम चुप रहोगे जरा। आदिश गुस्से से चिल्लाता है, तुम पागल हो क्या? तुम्हें इस तरह देख मैं शांत कैसे रह सकता हूँ? वामिका, आ रही हूँ, चुप रहो जरा, मेरी ध्यान मत भटकाओ। वो फिर से धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगती है। तभी उसके हाथ से बेल छूट जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए मम्मी, वो नीचे गिर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 36, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका धीरे धीरे नीचे उतर रही होती है कि अचानक उसके हाथ से बेल छूट जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए मम्मी कहती है और नीचे गिर जाती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को आदिश के ऊपर गिरा हुआ पाती है। वामिका कराते हुए चिल्लाती है, आह, आउच। आदिश कराते हुए कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही भारी हो। वामिका झटपट उठते हुए और साइड होते हुए, अब तुम ठीक तो हो? आदिश गुस्से से बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मुझे गंभीर चोटें भी लग सकती थी, देखो मेरे हाथ से खून बह रहा है। तभी वामिका का ध्यान अपनी कचालू और शकरकंदी पर जाता है जिसे उसने पैक करवा कर लाया था। वो रोते हुए कहती है, मेरी शकरकंद सब खराब हो गए, और उन्हें झाड़ने लगती है। आदिश हैरान होकर उसे देखता है और तिरछा मुंह बनाता है। कुछ देर बाद दोनों घर के सामने बने पार्क में होते हैं। आदिश बेंच पर बैठा हुआ गुस्से से वामिका की ओर देखता है जो उसके सामने मुंह नीचे किए हुए और अपने शकरकंदी और कचालू के पैकेट को पकड़े हुए खड़ी होती है। आदिश गुस्से से पूछता है, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है और तुम ये सब कैसे कर लेती हो। वामिका धीरे से जवाब देती है, लगता है मेरा नया रूप देख तुम चौंक गए हो। आदिश गुस्से से कहता है, मैं कभी अगर हार्ट अटैक से मरा ना तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। और एक बात बताओ, तुमने कहा था कि चोट की वजह से तुम डिनर पर नहीं आ सकती हो और अभी यहाँ इन अजीब कपड़ों में घूम रही हो। वामिका रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आ पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आदिश गुस्से से पूछता है, तुम कहीं क्लब तो नहीं गई थी इन कपड़ों में? अगर इस वजह से कोई नया वीडियो आया तो कसम से मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वामिका जोर से चिल्लाती है, नहीं कसम से मैं कहीं नहीं गई थी और वजह यह है कि मैं अपने दोस्तों के साथ कॉस्ट्यूम प्ले कर रही थी। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? बिल्कुल मॉडर्न और हॉट लड़कियों की तरह। और फिर एक दो पोज बनाते हुए आदिश की ओर देखती है। आदिश मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए बोलता है, डर लग रहा है, अब बस करो, कहीं तुम मेरे सपनों में ही ना आने लगो। वामिका उदास होकर कहती है, अच्छा ठीक है फिर, और अपने सर से बालों को निकाल विग उतार देती है। तो मेरे दोस्त ने कहा था कि मैं मॉडर्न और हॉट लड़कियों की तरह नहीं हूँ। आदिश हैरान होकर पूछता है, मैंने कब कहा? वामिका उसे याद दिलाती है, उस दिन तुमने तो मुझे बोला कि मैं स्कूल की बच्ची लगती हूँ। आदिश अकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम इन कपड़ों में अच्छी लग रही हो? ऐसा नहीं है कि हर कोई इन कपड़ों को पहनकर मॉडर्न और हॉट लगे। वामिका गुस्से से, हाँ ठीक है, एक मिनट के लिए मेरा दिमाग खराब हो गया था, समझे? खुद को मैं जानती हूँ, समझे तुम? मुझे अच्छे से पता है कि मैं कैसी हूँ और कैसी दिखती हूँ। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने और याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं चाहूँ तो बहुत ही हॉट लग सकती हूँ, समझे? और तभी उसका ध्यान आदिश के पास रखे बैग पर जाता है। वामिका पूछती है, वो क्या है? आदिश उसकी ओर देखता है, वो मैं तुम्हारे लिए मैंगो केक लेकर आया था, तुम्हें आम और केक बहुत पसंद है ना? वामिका मुस्कुराते हुए पैकेट खोलकर केक निकालती है। ये कितना टेस्टी दिख रहा है। और फिर मुस्कुराते हुए, उस दिन मैंने तुम्हें बताया था इसलिए तुमने खरीदा, तुम्हें याद था? आदिश छुपाते हुए, हाँ मैं ये केक तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसे याद रखने की कोशिश कर रहा था। मेरी याददाश्त बहुत तेज है और मैं जो भी कुछ सुन लेता हूँ वो जल्दी भूलता नहीं हूँ। वामिका बिना उसकी बातों पर ध्यान दिए केक खाना शुरू कर देती है। वामिका, यम्मी, ये केक कितना टेस्टी है। और फिर थोड़ा सा टुकड़ा लेकर आदिश की ओर करते हुए, लो तुम भी टेस्ट कर लो। आदिश मुंह दूसरी ओर फेर कर बोला, नहीं मुझे केक पसंद नहीं है। वामिका ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ओह लेकिन केक बहुत ही अच्छा है, कोई नहीं तुम ये तो खा ही सकते हो, लो ये ले लो। और भुनी हुई शकरकंदी आदिश की ओर बढ़ाती है। आदिश उसे घूरते हुए पूछता है, क्या मैं इसे खाऊं? तुमने इसे जमीन पर गिरा दिया था पहले। वामिका प्यार से कहती है, अरे मैंने इसे अपने हाथों से साफ भी किया था। और शकरकंदी को अपने हाथों से साफ करते हुए कहती है, देखो ऐसे ऐसे। और फिर बीच में से तोड़कर शकरकंदी आदिश की ओर करते हुए, देखो इसे ऐसे छील कर खाते हैं, ये बहुत मीठा होता है। और उसका टुकड़ा आदिश के मुंह में डाल देती है। आदिश शकरकंदी खाते हुए बोलता है, ये कुछ ठीक है, और इसे चाट मसाला और कचालू के साथ बड़ी मजे से खाया जा सकता है। वामिका बहुत खुश हो जाती है और कहती है, मेरी दादी माँ मुझे बचपन में अक्सर ये खिलाया करती थी। फिर वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने ये कभी खाया नहीं होगा ना, तो अब मिल रहा है तो खा लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। और फिर केक खाने लगती है। आदिश हैरानी से पूछता है, ये सब तुम अभी खाने वाली हो? वामिका केक खाते हुए कहती है, हाँ ये सब तुम मेरे लिए ही लाए थे ना, तो खत्म तो करना पड़ेगा ना। आदिश मुंह बनाकर और हैरानी से कहता है, बाकी लड़कियां ऐसे नहीं खाती हैं, वो कम खाती हैं जब वो दूसरे लड़कों के साथ होती है, पर तुम किस तरह की लड़की हो? आदिश गुस्से से वामिका की ओर देखता है। वामिका उसकी ओर आंखों में आंखें डालकर कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें लड़का मानती ही नहीं हूँ। और फिर खुश होकर वापस से केक खाने लगती है। आदिश हैरान होकर पूछता है,
क्या? और मुंह दूसरी ओर कर लेता है। तभी वामिका का ध्यान आदिश के हाथ पर जाता है। वो बड़ी मासूमियत से उसे देखती है और कहती है, अब तुम्हारे हाथ पर तो खून लग रहा है, तुम्हें बहुत चोट लग गई ना? और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर फूंक मारते हुए हल्का सा साफ करती है। आदिश देखते हुए कहता है, रहने दो, ये ठीक हो जाएगा, छोड़ो इसे। फिर आदिश वामिका से बोलता है, तुम पहले अपना मुंह साफ कर लो, केक लग रहा है। वामिका अपने होठों के पास से केक साफ करने लगती है और साइड में लगे केक को अपने हाथ से साफ करती है। आदिश उसे एक टक देखता रहता है। फिर अचानक आदिश उसे अपने करीब ले आता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। इधर आदिश भी उस जगह पर आता है, लेकिन बहुत दूर खड़ा होता है और उन दोनों को ही देखता रहता है। फिर आदिश वामिका को एकदम से करीब लाकर वामिका के लिप्स पर किस करने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 37, एक दुल्हन ऐसी भी। राज। आदिश ने वामिका को अपने करीब लाकर उसके लिप्स पर किस कर दिया। वामिका गुस्से से चिल्लाती है, पागल हो गए हो क्या? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये क्या कर रहे थे तुम? इसी बीच आदेश ने उसे किस करते हुए देखा और वहां से चला गया। आदिश भाव खाते हुए कहता है, तुम मुझे मर्द नहीं मानती ना, तो फिर मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूं? वामिका गुस्से से पूछती है, तुमने बिना परमिशन के मुझे किस कैसे किया? आदिश अकड़ते हुए जवाब देता है, मुझे लगता है कि इस वक्त तुम किसी गलतफहमी में हो। मुझे तुम्हें किस करने के लिए किसी भी तरह की परमिशन की जरूरत नहीं है। वामिका उसे हैरानी से देखती है। आदिश अकड़कर और रौब से कहता है, वैसे भी तुम्हें मुझे कुछ करने से पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। मेरी बात समझ गई ना तुम? वामिका भी अकड़ते हुए और रौब से, तुम्हें लगता है मैं कोई बाबा आदम के जमाने की बाई हूं जो तुम मेरे साथ कुछ भी करोगे? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या हो? तुम खुद तो 3000 साल पुराने बिगड़ैल शहजादे लगते हो। आदिश भाव खाते हुए बोलता है, वैसे भी शादी के बाद दोनों में से किसी एक का पलड़ा हमेशा भारी होता है और दूसरे को झुकना पड़ता है। हमारी शादी में तुम्हें। वामिका उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहती है, तो क्या हुआ? तुम ये सब बोलकर मुझे मेरी औकात बता रहे हो? आदिश उसकी ओर देखता है, नहीं, मैं तुम्हारे अड़ियल दिमाग में ये बात डाल रहा हूँ, और वैसे भी तुम्हारा पलड़ा मुझसे कम है, इसलिए अपने से ऊपर के पलड़े वाले से थोड़ा ठीक से पेश आओ, समझी तुम? और इस बात का ध्यान रखो ताकि मुझे बुरा ना लगे। आदिश ये कहकर वहां से चला जाता है। वामिका का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बचे हुए केक को पैक करने लगती है। आदिश थोड़ा आगे बढ़कर फिर पीछे मुड़कर वामिका की ओर देखता है, यही बैठे रहने का इरादा है क्या? चलना नहीं? वामिका गुस्से से उसकी ओर देखती है, बचा हुआ खाना भी पैक नहीं करूं क्या? आदिश अकड़ कर कहता है, अब इसे पैक करने की क्या जरूरत है, फेंक दो इसे। वामिका हैरानी से आदिश की ओर देखती है, तुम्हें पता भी है कितना नुकसान होगा? आदिश आह भरते हुए मुंह दूसरी ओर कर लेता है। फिर आदिश की नजर वामिका पर जाती है जो ठंड से कांप रही होती है। आदिश उसके पास आता है। वामिका अपने होठों पर हाथ रख लेती है, जिसे देख आदिश उसे घूरता है और फिर अपना ब्लेजर उतारकर उसे उड़ा देता है। वामिका उसकी ओर देखती है। आदिश कहता है, इसे लेकर कोई गलतफहमी मत पाल लेना। ये मैंने इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे पसंद हो, बल्कि इसलिए किया कि मैं शर्मिंदा हूं कि तुम्हें इतनी देर तक ठंड में मेरे साथ बैठना पड़ा। आदिश ये कहकर आगे बढ़ जाता है। वामिका मन ही मन सोचती है, ये क्या नाटक है? वो भी आदिश के पीछे पीछे जाती है। आदिश अपनी कार में बैठ जाता है और वामिका घर के बाहर खड़ी उसे देखती रहती है। आदिश मुस्कुराकर वहां से निकल जाता है। वामिका उसके जाते ही, ये अपना ब्लेजर तो यहीं भूल गया। रिया गाड़ी चलाते हुए थोड़ी देर पहले जो हुआ उसे याद करती है। वो सुबह के घर बैठी थी और अपने आईपैड पर टेक्स्ट दिखाकर पूछ रही थी, ये तुमने ही पोस्ट किया है ना? सुबह हैरान होकर पूछती है, ये तुम्हें कैसे पता? रिया शक की नजरों से कहती है, कहीं अनुष्का तो नहीं? सुबह कहती है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं थी। बातचीत के बाद रिया अपने घर की ओर लौट रही होती है। उसी समय वामिका आईने के सामने खुद को देख रही है और उसे आदिश का उसे लिप किस करना याद आता है। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो आदिश के ब्लेजर को देखती है और याद करती है कि कैसे उसने उसे ब्लेजर पहनाया था। वो मुस्कुराकर ब्लेजर को अपने हाथ में लेती है और अपने ब्रेसलेट की ओर देखती है। उसे उस लड़की की बात याद आती है जिसने कहा था कि ये उसका लकी चार्म है। वामिका सोच में डूबी रहती है। नहीं, मुझे आदिश से बिल्कुल भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। अगर वो मेरी इजाजत के बिना मेरे पास आया तो मैं उसे टिशुम कर दूंगी। वो ब्लेजर को उठाकर साइड की अलमारी में फेंक देती है। उसी समय आदिश घर पहुंचता है और किचन में मिसेस रोजी से कहता है, शकरकंद और कचालू भून दो। रोजी चौंकते हुए पूछती है, आज आपको शकरकंद खाने का मन कैसे हुआ? आदिश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, किसी ने मुझसे कहा है कि शकरकंद और कचालू को भूनकर चाट मसाला डालकर ठंड में गरम गरम खाने का मजा कुछ और होता है। रोजी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी इन्हें इस तरह से काट कर और मसाला लगाकर खाना बहुत अच्छा लगता है। लीजिए खाइए। आदिश एक टुकड़ा उठाकर खाते हुए कहता है, ये बहुत ही टेस्टी है, मजा आ गया, आप भी लीजिए। मिसेस रोजी मुस्कुराते हुए कहती है, जी जरूर, और एक टुकड़ा उठाकर खाती है। वाकई ये बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही अच्छे से पका है। तभी किचन में रखे फोन पर महेश जी कॉल कर रोजी से कुछ सामान मंगवाते हैं। थोड़ी देर बाद आदिश महेश जी के रूम में आता है और उनके टेबल पर शकरकंद और कचालू की चाट रखकर चेयर खींचकर बैठता है। महेश जी हैरानी से पूछते हैं, अब ये सब क्या है? आदिश कहता है, बैठिए ना, मुझे बहुत भूख लगी थी, किसी ने मुझसे कहा कि शकरकंद इस तरह खाने में बहुत अच्छा लगता है, लीजिए आप भी टेस्ट कीजिए। महेश जी थोड़ा सा टेस्ट करते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा है, इसने मुझे हमारे बीते दिनों की याद दिला दी। अब तो मार्केट में बहुत सारे स्नैक्स मिल जाते हैं, पर पहले हमारे पास यही गिने चुने स्नैक्स होते थे। महेश जी पूछते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें किसने बताया? आदिश मुस्कुराकर और मुंह नीचा कर कहते हैं, अब है कोई दूसरी दुनिया से आया है, एक मॉन्स्टर। महेश जी हैरानी से पूछते हैं, एक मॉन्स्टर?
कहीं वो अनुष्का तो नहीं? आदिश सकपकाते हुए कहता है, क्या? हाँ, अनुष्का नहीं। और फिर मुस्कुराते हुए मुंह नीचे कर लेता है। महेश जी मुस्कुराकर कहती है, वो क्या है, केवल एक वही है जो एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करती है। आदिश उन्हें पानी का गिलास देते हुए कहते हैं, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। महेश जी पानी पीते हुए कहते हैं, उसे मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, क्योंकि आज उसने मुझे मेरे बीते दिनों की याद दिला दी। आदिश मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब जी जरूर। थोड़ी देर बातचीत के बाद महेश जी आराम करने के लिए बेड पर लेट जाते हैं और आदिश अपने रूम की ओर चला जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 38, एक दुल्हन ऐसी भी। आदिश अपने कमरे की ओर चला जाता है। इधर रिया भी सुबह से मिलकर सीधे अपने कमरे की ओर चली जाती है। अगले दिन वामिका आदिश के कैबिन को नॉक करते हुए अंदर आती है, लेकिन आदिश अपने कैबिन में नहीं होता। वामिका आदिश को आवाज देते हुए इधर उधर देखती है, पर कोई नहीं होता। यहाँ तो कोई भी नहीं है, वो कहती है, और आदिश के डेस्क पर कपकेक का पैकेट और उसके साथ एक नोट छोड़ देती है। फिर वो कैबिन से बाहर चली जाती है। वामिका के जाने के बाद आदिश की सेक्रेटरी, जो बाहर के कैबिन में होती है, वॉशरूम से बाहर आकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। नीचे मॉल की साइड में वामिका जाती है। इधर रणवीर आदिश की सेक्रेटरी से पूछता है, क्या आदिश सर आ गए हैं? सेक्रेटरी जवाब देती है, अब नहीं, अभी वो मीटिंग में है। ठीक है, रणवीर कहता है और आदिश के कैबिन में जाकर एक रिंग का बॉक्स रख देता है, जो उनकी ज्वेलरी कंपनी की लॉन्च पार्टी के लिए है। रणवीर वो रिंग बॉक्स बिना कपकेक पर ध्यान दिए आदिश के डेस्क पर रखकर चला जाता है। वामिका रिया की ओर जाकर कहती है, हेलो, और फिर सभी स्टाफ को भी हेलो बोलती है। वो सबको कपकेक पकड़ाती है और बाकी के कपकेक भी सब में बांट देती है। इसके बाद वो रिया से मिलती है। रिया वामिका से कहती है, तुम्हें पता है, सुबह ओमी के फैन क्लब की मेंबर है और ओमी के फैन पेज पर किसी ने एक अजीब सा मैसेज किया था। जब मैंने उसका आईपी एड्रेस चेक किया तो वो सुबह का था। क्या तुम जानना चाहोगे उसने क्या पोस्ट किया? उसने लिखा, मेरा और ओमी का बहुत गहरा रिश्ता है, इतना गहरा कि वो मेरे बाल तक संवार देता है और उनमें हेयर पिन भी लगा देता है। वो सब उसने लिखा था, जैसे कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा हो। रिया शक भरी नजरों से वामिका से पूछती है, पहले मुझे लगा कि शायद वो तुम हो, क्योंकि तुम ही वो इकलौती इंसान थी जिसने ये सब देखा था। वामिका हैरानी से कहती है, अब मैं ऐसा क्यों करूंगी? रिया कहती है, तुम अच्छे से जानती हो कि आदिश मेरे लिए क्या है। अगर आदिश और मेरे बीच कुछ चल रहा होता तो ये कहानी बताने लायक थी। तुम मुझे बुरा साबित करना चाहती हो और इसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो सकता है ये सब तुमने ही सुबह को करने को कहा हो। वामिका इतराकर कहती है, मुझे क्या तुमने अपने जैसा समझा है? रिया हैरानी से पूछती है, अब क्या मतलब है तुम्हारा? वामिका थोड़े गुस्से से कहती है, मुझे पता है कि वो केक वाली वीडियो तुमने ही पोस्ट की थी। ये सुनकर रिया हैरान रह जाती है। वामिका इतराकर कहती है, वैसे भी ये गिरे हुए हथकंडे अपनाना मेरे काम नहीं है। रिया हैरानी से पूछती है, क्या कहा तुमने, गिरे हुए? तभी एक स्टाफ गर्ल घबराकर रिया के पास आकर कहती है, मैम मैम, एक परेशानी हो गई है, जल्दी चलिए। रिया और वामिका उसकी ओर देखते हैं। रिया हैरानी से पूछती है, क्या हुआ? स्टाफ गर्ल कहती है, वो रिंग वहां नहीं है। रिया और वामिका आदिश के कैबिन की ओर आते हैं। वामिका पूछती है, क्या वो रिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी? रिया जवाब देती है, हाँ, वो लॉन्च पार्टी में आने वाले चीफ गेस्ट के लिए बनवाई गई थी, जो कि मिनिस्टर है। ये कहकर रिया आगे निकल जाती है और वामिका वहीं खड़ी रहती है और कुछ सोचती है। फिर वो रिया के पीछे पीछे आदिश के कैबिन की ओर आती है। इधर आदिश रणवीर से सख्ती से पूछताछ करते हुए कहता है, सच सच बताओ, तुमने उस रिंग के साथ क्या किया? रणवीर घबराया हुआ सा कहता है, सर, मैंने सिक्योरिटी से खुद रिंग चेक करके ली थी और आपके कैबिन के डेस्क पर रख दी थी। आदिश गुस्से से कहता है, और उसके बाद तो तुम मेरे कैबिन में आए भी नहीं, तो रिंग कहाँ है रणवीर? क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी मेरे कैबिन में नहीं आया और ना ही तुम्हारे अलावा उस रिंग को कोई छू सकता है। अब तुम बताओ कि रिंग के पैर निकल आए जो खुद ब खुद यहाँ से चलकर गायब हो गई। फिर गुस्से से अपनी चेयर के पास आकर खड़ा हो जाता है। रणवीर परेशान सा कहता है, सर, मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता। आदिश फाइल उठाकर उसके पास आते हुए कहता है, तुम्हें लोन की जरूरत थी ना, क्योंकि घर में तुम्हें कुछ परेशानियां आ रही थी और तुम्हारी माँ का भी ऑपरेशन करवाना था, जिसके लिए तुमने कंपनी से लोन मांगा था। पर तुम पर पहले से ही लोन चल रहा था, इसलिए कंपनी ने तुम्हें लोन देने से मना कर दिया। यही वजह है ना कि तुमने रिंग चुराई, ताकि उससे तुम अपनी जरूरतें पूरी कर सको। अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रणवीर परेशान सा पर आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहता है, सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिंग नहीं ली। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? मुझे कुछ नहीं पता। तभी आदिश गुस्से में रणवीर को बहुत जोर से थप्पड़ मारता है। ये देख वामिका हैरान रह जाती है और रणवीर के पास आकर कहती है, आप ठीक तो है ना रणवीर? और उसे संभालती है। इधर आदिश गुस्से से कहता है, आजकल सबसे नजदीक लोगों से ही सावधान रहना पड़ता है, जो कहने को तो आपके अपने होते हैं, पर वही लोग पीठ में छुरा कब मार देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। ये सुनकर वामिका, जो रणवीर को संभाल रही होती है, गुस्से से आदिश की ओर देखती है। आदिश गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। वामिका हैरानी से पूछती है, ये कैसा बर्ताव है? आदिश गुस्से से कहता है, मेरे लिए वो लॉन्च पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अब भी समझ नहीं आ रहा है? तुम जाओ यहाँ से। मुझे अभी तुम्हारे किसी भी प्रवचन की जरूरत नहीं है और न ही मैं कुछ भी सुनने के मूड में हूँ, समझी तुम? और इसे अभी के अभी पुलिस के हवाले कर दो। आदिश स्टाफ से रणवीर के लिए कहता है। ये सुनकर वामिका रणवीर की ओर देखती है, फिर आदिश को। इधर स्टाफ के सिक्योरिटी गार्ड रणवीर को बाहर ले जाते हैं। आदिश रिया से कहता है, अभी के अभी सभी डिपार्टमेंट के हेड्स की इंपॉर्टेंट मीटिंग अरेंज करो और इवेंट की सिक्योरिटी वालों की भी एक मीटिंग बुलाई जाए। रिया कहती है, ठीक है सर, और वो वहां से चली जाती है। वामिका गुस्से से कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होश भी है? वो आदमी हर पल तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारी परछाई बनकर हर पल तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और तुम्हें उस पर, उसकी ही बातों पर विश्वास नहीं, और तुम उसके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो। आदिश अपने लैपटॉप में देखता है, फिर वामिका की ओर देखकर कहता है,
इसलिए उसे माफ करना मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब था। अगर नहीं होता तो शायद एक पल के लिए उसे माफ भी कर देता, पर उसे अब बिल्कुल नहीं। उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो इसी लायक था। ये सुनकर वामिका गुस्से से आदिश की ओर देखती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। कुछ देर बाद वामिका पुलिस स्टेशन पहुंचकर रणवीर से मिलती है। अब मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, अगर जांच पड़ताल में कुछ भी नहीं मिला तो ये लोग तुम्हें रिहा कर देंगे। वामिका ने रणवीर को दिलासा देते हुए कहा, कुछ भी हो, कितना भी समय लगे, लेकिन तुम हिम्मत मत हारना। रणवीर ने वामिका की ओर देखकर कहा, आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू सो मच। वामिका ने उसे समझाते हुए कहा, पर तुम आदिश सर से नाराज मत होना, वो भी बहुत गुस्से में है, लेकिन तुम तो उन्हें जानते ही हो, प्लीज उन्हें गलत मत समझना। रणवीर ने उत्तर दिया, मैं उन्हें गलत नहीं मानता, अगर मैंने पहले ही थोड़ा और ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं होता। फिर वामिका ने पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें किसी पर शक है? रणवीर कुछ सोचने लगा और फिर कहा, नहीं। वामिका ने उसे आग्रह किया, प्लीज मुझे बताओ कि हुआ क्या था। रणवीर ने बताया, जब मैंने सिक्योरिटी से बुकिंग ली थी तो मैंने उसे खुद चेक किया था और उस वक्त सिक्योरिटी के अलावा वहाँ और कोई नहीं था। फिर उन्होंने कहा, ये तुम ले जाओ और ये वाली मैं मिस्टर सिंघानिया तक पहुंचा दूंगा। सिक्योरिटी हेड बाकी के बॉक्स ले जाते हैं और स्पेशल वन मैं ले ही रहा था कि तभी सुरभि जो बॉक्स और पेपर्स के साथ नीचे गिरी हुई थी, तो मैं उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला गया। बस वही एक पल था जब मैंने रिंग को कुछ देर के लिए साइड में रख दिया था, लेकिन सुरभि वो ऐसी नहीं हो सकती। ये सुनकर वामिका मुस्कुरा देती है और फिर कुछ सोचने लगती है। वो रणवीर को बाय कहकर वहां से चली जाती है। मॉल पहुंचने पर वामिका ने सोचा, अरे ये सुरभि, ये अपना फोन क्यों नहीं उठा रही है? तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है, ले चलो इसे अभी। ये सुनकर वामिका उस ओर बढ़ती है जहां से आवाज आ रही होती है। वो देखती है कि वे वही लोग हैं जो उस दिन भी सुरभि के घर आए थे। अभी भी उन लोगों ने उसे पकड़ा हुआ था और गुस्से से कह रहे थे, ले चलो। सुरभि ने चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे। वे लोग उसे स्टोर रूम में ले जाते हैं। तुम हमारा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? खुद को बहुत शानी समझती हो? हमारे पैसे दो। कब दोगी हमारे पैसे तुम? या फिर? उनमें से एक आदमी ने सुरभि को धमकाते हुए कहा। सुरभि ने डरते हुए अपने पॉकेट से रिंग निकाल कर उन्हें दी और बोली, देखो ये रिंग ले लो और इसे बेचकर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, जितने तुमने मुझे दिए थे उससे भी कई ज्यादा। प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी वामिका लाइट ऑन करती है। सुरभि तुम? वामिका गुस्से से उन लोगों की ओर देखती है। इतना काफी नहीं था कि तुम लोग इसके घर तक आ गए थे, जो अब यहाँ पर भी मुंह उठाए आ गए हो? उनमें से एक आदमी वामिका को देखता है और कहता है, अरे देखो तो कौन आया है, और उसे छूने की कोशिश करने ही लगता है कि वामिका झट से उसका हाथ पकड़कर मजबूती से मोड़ देती है। उसकी घूरती नजरें दूसरे की ओर उठती है, जिससे उन लोगों को वामिका की पिटाई का वो दिन याद आ जाता है। डरते हुए वे कहते हैं, ये तो वही है। वामिका गुस्से से उन लोगों से कहती है, तुम लोग क्या चाहते हो कि अब मैं तुम दोनों को कब्र में दफना दूं? उसी में जिंदा मरने के लिए छोड़ दूं? हाँ बोलो। ये सुनते ही वे लोग वहां से भाग जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 39, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका ने इतना कहते ही सबको वहां से चले जाने का इशारा किया। सुबी मुंह नीचे कर वामिका की ओर पीट कर खड़ी हो गई। वामिका ने सुबी से कहा, अब तुम मुझे खुद बताओगे कि ये सब क्या था और तुमने ऐसा क्यों किया, खासकर उस बेचारे रणवीर के साथ जो तुम पर बहुत भरोसा करता है। सुबी डरते हुए और फिर वामिका की ओर मुड़कर देखते हुए कहती है, मैं सॉरी विमी, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, पर ये लोग मुझे धमकियां दे रहे थे कि ये मुझे जान से मार देंगे। मैं बस इनसे पीछा छुड़ाने का तरीका सोच रही थी। सुबी फ्लैशबैक में जाती है और बताती है, जब मैंने मिस्टर रणवीर को उस रिंग बॉक्स के साथ देखा तो मुझे लगा कि यही वो है जो मुझे इन मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। मैंने जानबूझकर गिरने की एक्टिंग की और जब मिस्टर रणवीर मेरी हेल्प के लिए आए तो मौका पाकर मैंने बॉक्स में से रिंग निकाल ली और खाली बॉक्स को उसी की जगह वापस रख दिया। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस यही लग रहा था कि अगर मैं उन्हें ये रिंग दे दूंगी तो मैं उनसे बच जाऊंगी। सुबह की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो परेशान और रोते हुए वामिका की ओर देखती है। वामिका गुस्से से कहती है, समझ तो मिस्टर रणवीर को भी नहीं आ रहा, तुम्हारी वजह से उन पर इल्जाम लगा है और वो जेल में है। उन्हें भी बस इसी बात की फिक्र है कि तुम ऐसा सब क्यों कर सकती हो। वामिका जारी रखती है, जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी, वे तुम पर इतना भरोसा करते हैं और तुमने उनका भरोसा तोड़ दिया। वामिका रोते हुए कहती है, तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम वो सुबी नहीं हो जिसे मैं जानती थी। वामिका उदास होकर कहती है, सुबी तुम पहले ऐसी नहीं थी। सुबी रोते हुए जवाब देती है, पहले मुझे लगा कि अगर मैं कड़ी मेहनत करूंगी तो शायद कुछ पैसे बचा लूंगी और अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर लूंगी। मैंने कड़ी मेहनत की, बिना एक भी छुट्टी के काम करती रही। और तुम्हें पता है किस्मत का मजाक, जहां लोग महंगा खाना खाते हैं मैं सिर्फ थोड़े से खाने पर गुजारा करती रही, फिर भी बचत नहीं कर पाई। उल्टा मुझ पर उधार चढ़ता गया। घर लेने से पहले मुझे डिपॉजिट भरना था जिसके लिए मैंने थोड़ा सा उधार लिया। मुझे नहीं पता था कि इसका ये नतीजा निकलेगा। वामिका उसे समझाते हुए कहती है, आज तुमने जो कुछ भी किया है उसका कोई पश्चाताप नहीं हो सकता। सुबह रोते हुए कहती है, मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ। वामिका हैरानी से पूछती है, तुम करने वाली हो क्या? सुबह रोते हुए कहती है, मैं मिस्टर आदिश सिंघानिया को सब कुछ सच सच बता दूंगी। वामिका गुस्से से कहती है, पागल हो गई हो क्या तुम? इससे तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। सुबह रोते हुए जवाब देती है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं इतनी गिर चुकी हूँ कि इससे ज्यादा और क्या गिरूंगी।
मैं खुद की नजरों में भी गिर चुकी हूँ। वामिका धीरे से कहती है, हाँ लेकिन। सुबह कहती है, फिर भी मुझे माफ कर देना विमी। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मुझे नौकरी खोने से ज्यादा तुम्हें खोने का डर है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वामिका उसे उदास नजरों से देखते हुए कहती है, एक मिनट रुको सुभी। किसी को पता चले बिना हम उस रिंग को वापस वहीं रख देते हैं। अगर हमने रिंग को वहीं रख दिया जहां से इसे उठाया था तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई हम पर शक नहीं करेगा। सुबह कहती है, हाँ लेकिन। वामिका कहती है, और मैं अगर आदिश के ऑफिस में जाकर ये काम करूँ तो कोई मुझ पर शक नहीं करेगा, इसलिए मैं चुपके से रिंग जाकर वहीं रख दूंगी। सुबह कहती है, हाँ यही सही है। वामिका रिंग लेकर आदिश के कैबिन में जाती है और उसे उसी बॉक्स में वापस रख देती है। उसे ये नहीं पता चलता कि कोई उसे सब कुछ करते हुए देख रहा है। वामिका आदिश के कैबिन से बाहर आ जाती है और नीचे सुबह उसका इंतजार कर रही होती है। वामिका मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। तभी सुबह के पास वामिका का मैसेज आता है, सुबह हम अपना बाकी का जीवन आत्मविश्वास के साथ अच्छे से बिताएंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। रात के समय वामिका फोन पर बात करते हुए कहती है, जानकर अच्छा लगा कि रिंग वापस मिल गई। अब मिस्टर रणवीर को भी जेल से आजादी मिल जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि रिंग मिल गई। ये हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा का भी सवाल था और अब जब रिंग मिल ही गई है तो मुझे लगता है कि इसे किसने चुराया इस बात को ज्यादा तूल नहीं देनी चाहिए, नहीं तो मीडिया में तरह तरह की खबरें आएंगी और बात बढ़ जाएगी। हमें इसे शांति से यही दबा देना चाहिए। वो कहती है, अब चलिए मैं फोन रखती हूँ। फिर वामिका आईने के सामने खड़ी होकर सोचती है, अब वामिका तुम सच में कमाल हो, बहुत अच्छा काम किया है आज तुमने। इसी बीच आदिश ऑफिस में बैठे हुए कपकेक के पैकेट पर नजर डालते हैं और जब उसे उठाकर देखते हैं तो नीचे वामिका का नोट होता है, तुम यहाँ नीचे थे इसलिए ये छोड़कर जा रही हूँ, भूख लगी तो इसे खा लेना, अनुष्का। ये देख आदिश को सुबह की घटना याद आती है जब वो रणवीर से कह रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम वापस आए भी नहीं और ना ही कोई और आया। तभी रिया दरवाजा नॉक कर अंदर आती है और आदिश के सामने आकर अपना मोबाइल निकालते हुए कहती है, तुम्हें कुछ दिखाना है। वामिका घर की बैल्कनी में खड़ी होकर ऊपर आसमान की ओर देख रही थी। तभी उसके फोन की घंटी बज उठी। वामिका ने फोन उठाया और कहा, हाँ आदिश बोलो। क्या तुम मेरे घर के बाहर खड़े हो? ठीक है मैं अभी आती हूँ। फोन रखने के बाद वामिका ने सोचा, ऐसी क्या बात हो सकती है जो आदिश यहाँ आया है। उसने जल्दी से अपना जैकेट पहना और घर से बाहर आ गई। जैसे ही वामिका गेट खोलती है सामने आदिश खड़ा होता है। आदिश उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच ले जाता है और फिर अपनी फोन स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाता है जिसमें वामिका बॉक्स में रिंग रख रही होती है। आदिश गुस्से से पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ ये सब क्या है। वामिका घबरा कर कहती है, आदिश तुम जो देख रहे हो वो। आदिश उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, तुम्हें और कितना बर्दाश्त करूं, बताओ मुझे पता है और कितना समझने की कोशिश करूं। मुझे पता है कि तुम्हें समझना मुश्किल है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इस तरह की हरकत करोगी। आदिश गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये हरकत न तो मुझे समझ आए और न ही इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ करूंगा। वामिका परेशान होकर कहती है, आदिश मुझ पर चिल्लाना बंद करो और एक बार मेरी बात तो सुनो। आदिश गुस्से से जवाब देता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुननी है और न ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। वो जारी रखता है, तुम इसे चुराने की फिराक में थी, बिल्कुल। तुम इसे क्यों चुराओगी भला? तुम्हें इसे चुराने की क्या नौबत आ गई? पर तुम मुझे ये कपकेक देने आई और तभी तुम्हारी नजर उस रिंग पर पड़ी होगी, है ना? फिर तुम्हें ये अच्छी लगी होगी और तुम्हारा इसे पहनने का मन किया। तुम इसे पहनकर ही ऑफिस से चली गई होगी। आदिश गुस्से से कहता है, तुम्हारी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई है, यही बात है ना? वामिका हैरानी से उसकी ओर देखती है। आदिश कहते हैं, आज तक जो तुम करती आई हो उसे देखते हुए ये लगता है कि ये हरकत तुमने ही की होगी, क्योंकि आज तक तुमने ऐसी ही हरकतें की है जो बिना वजह मुसीबतों को बढ़ावा देती है। तुम्हारी ये लापरवाही और बेवजह की हरकतें, इन बेवकूफी भरे कामों का नतीजा क्या है तुम्हें पता भी है? आदिश गुस्से में बहुत जोर से कहता है, आखिर कब तक मुझे तुम्हारी इन हरकतों को झेलना पड़ेगा? आखिर कब तक? बताओ मुझे। वामिका कहने ही लगती है, लेकिन आदिश थोड़े नरम होकर कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी शादी के बारे में हमें फिर से सोचना पड़ेगा। अभी कुछ वक्त के लिए मुझे कॉल मत करना, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। आदिश वहां से जाने लगता है कि तभी आदिश सामने आ जाता है। आदिश की ओर देखता है और आगे बढ़ जाता है। आदिश वामिका की ओर आता है और कहता है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। वामिका नम आंखों से कहती है, आदिश वो मैं। आदिश वामिका से कहता है, अगर ये इतना ही मुश्किल है तो इसके बारे में मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम ये सब नहीं कर सकती। वामिका की आंखों में देखकर आदिश उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 40, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। आदिश वामिका को भरोसा दिलाते हुए कि उसे पूरी तरह विश्वास है कि वामिका ये सब नहीं कर सकती, उसे घर के अंदर ले आता है। अंदर आते ही हॉल में मिसेस रॉय पूछती है, क्या बात है, तुम दोनों ऐसे क्यों हो, कुछ हुआ है क्या? वामिका मिसेस रॉय को सब कुछ बताती है, जिस पर मिसेस रॉय कहती है, रिंग चुरा ली? और किस दोस्त की मदद से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो थोड़ी परेशान होकर कहती है, आदेश तुम्हें समझाना चाहिए कि वामिका ने क्या कहा, वो अपनी दोस्त की मदद कर रही थी बस। मिसेस रॉय गुस्से से पूछती है, वो दोस्त कौन है, मुझे उससे अभी बात करनी है। आदेश उन्हें समझाते हुए कहता है, माँ आप शांत हो जाइए, ये छोटी सी बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिसेस रॉय गुस्से से आदेश की ओर देखती है और कहती है, छोटी सी बात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? अगर लोगों को पता चला तो वे इससे ही चोर समझेंगे, तो क्या होगा? वामिका कहती है, अनुपमा जी मैं सब देख लूंगी, कोई रास्ता निकल ही जाएगा। अनुपमा जी गुस्से से पूछती हैं,
वो सब तुम कैसे करोगी, कैसे? वामिका जवाब देती है, अनुपमा जी, तुम्हें अपनी उस दोस्त को सामने लाना ही होगा, अन्यथा सारी गलती तुम पर आ जाएगी। वामिका जोड़ती है, सुभी ऐसी नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अनुपमा जी थोड़ी निराश होकर सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। तभी आदेश वामिका से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो वीडियो क्लिप किसने दिखाई होगी? क्या कोई ऐसा था जिसे पता लग गया हो कि तुम रिंग वापस रखने जा रही थी और उसने वहां मोबाइल छुपाकर सब रिकॉर्ड कर लिया? वामिका सोचने लगती है और याद करती है कि पहले उसे लगा था कि यही आदेश था, क्योंकि वही एक था जिसने उसे देखा था, लेकिन अब उसे लगता है कि ये रिया हो सकती है। वामिका आदेश से कहती है, हाँ, एक इंसान है जो ये कर सकती है। आदेश पूछता है, कौन? तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? वामिका जवाब देती है, रिया, रिया थी वो। अनुपमा जी उदास होकर कहती है, तो रिया अपने प्लान में कामयाब हो ही गई। वो हर हाल में शादी को तुड़वाना चाहती थी। अब क्या होगा? अनुपमा जी परेशान हो जाती है। मॉल के स्टाफ रूम में सभी लड़कियां अपने आईडी कार्ड्स और सामान अपनी अलमारी में रख रही होती है। एक लड़की पूछती है, क्या हुआ? सच में? मुझे नहीं पता, ऐसे तो उनका रिश्ता टूट सकता है। अब क्या होगा? दूसरी लड़की कहती है, मैं भी वही सोच रही थी, पर रिंग चुरा ली, ये तो हद ही हो गई। लोगों को जानने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। सुबह वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुन लेती है। आदेश अपसेट होता है और बार में ड्रिंक कर रहा होता है। वामिका उसे फोन करती है, लेकिन आदेश फोन नहीं उठाता। ड्रिंक करने के बाद आदेश घर आता है। मिसेस सिंघानिया आदेश को देखती है और पूछती है, क्या बात है, आज तुम लेट हो गए और तुमने ड्रिंक की है? आदेश सिर झुकाए और उदास सा खड़ा होता है। फिर आदेश रीता जी से बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। रीता जी कहती है, मेरी अभी रिया से बात हुई, रिया ने बताया कि अनुष्का ने रिंग चुराई। आदेश उनकी बात सुनकर रुक जाता है और पलट कर कहता है, ये सब मैं देख लूंगा, आप फिक्र मत करें माँ। फिर आदेश वहां से चला जाता है। रीता जी उसके जाने के बाद कुछ सोचने लगती है। अनुपमा जी अनुष्का से फोन पर बात करते हुए कहती हैं, ब्रेकअप, और हंसते हुए कहती हैं, अगर उन्हें ये शादी तोड़नी होती तो ये रिश्ता उसी दिन ही टूट जाता जब तुम गायब हुई थी। अनुष्का ये सुनकर चुप हो जाती है। अनुपमा जी कहती हैं, आदेश की माँ जल्दी से जल्दी ये शादी करवाना चाहती हैं। रणवीर जेल से बाहर आता है और सुभी उसे नजर आती है। रणवीर सुभी से पूछता है, सुभी तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुभी रणवीर के पास आकर घुटने के बल बैठ जाती है। रणवीर हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ नीचे क्यों बैठ गई? आंखों में पश्चाताप के आंसू लिए सुभी धीरे से कहती है, मैंने रिंग चुराई थी, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। रणवीर ये सुनकर हैरान हो जाता है और फिर घुटने के बल बैठते हुए कहता है, कोई बात नहीं सुभी, वो रिंग तुम्हारे चुराने से पहले असल में मैंने चुराई थी। जब मैंने उस रिंग को देखा तो पहली बार उसे चुराने का ख्याल मेरे मन में आया, क्योंकि उस रिंग को बेचकर मैं अपनी माँ का इलाज करवाने वाला था, जो कि अभी अस्पताल में है, और अपने बहन भाई की फीस भरने वाला था। अपने दिमाग में तो मैंने वो रिंग पूरी तरह से चुरा ही ली थी, इसलिए तुम्हें दोष देने का सवाल ही नहीं है। सुभी नम आंखों से रणवीर की ओर देखती है। रणवीर उसकी ओर देखता है और कहता है, अब रोना बंद करो। सुभी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही गलती है। और वो रोते हुए रणवीर के गले लग जाती है। वामिका पुलिस स्टेशन में रणवीर से मिलने आती है। वो रणवीर और सुभी को साथ में देखती है और बिना मिले ही वहां से चली जाती है। अगले दिन रणवीर आदेश के सामने खड़ा होकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। आदेश उसकी ओर देखता है और कहता है, आज तो तुम्हें छुट्टी लेने को कहा था। रणवीर आदेश से कहता है, मैं ठीक हूँ। आदेश कहता है, कल मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, इसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिए। रणवीर कहता है, कोई है जो ऑफिस में आपका इंतजार कर रहा है। आदेश अपने कैबिन के अंदर आते हैं और वहां सुभी को पाते हैं। सुभी कहती है, गुड मॉर्निंग सर। आदेश उसकी ओर देखता है और पूछता है, फिर बोलो क्या काम है? सुभी आदेश को सब सच बता देती है, जिसे आदेश चुपचाप सुनता रहता है। रीता जी अपने फैमिली पंडित जी से मिलती है और फिर बाहर आते हुए कहती है, हम यहाँ जो भी बात करते हैं उस पर मैं ज्यादा जोर नहीं दे सकती, मैं नहीं चाहती कि वो बातें किसी को पता चले। पंडित जी जवाब देते हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये सब बातें यहीं मेरे तक सीमित रहेंगी, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ भी बाहर जाएगा। वैसे भी मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जितना भी मुझे पता चलता है वो सब आप जानती ही हैं। मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा कि जैसा आप चाहती हैं सब वैसे ही हो। आप चिंता मत कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। रीता जी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। पंडित जी सोच में पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें सब सच बताना नहीं चाहता, मुझे तो लगता है कि मैं एक जासूस बन गया हूँ, पर हालात ही कुछ ऐसे हो गए हैं, सब कुछ अजीब हो रहा है और मुझे लगता है कि अब ये शादी होना भी बहुत ही मुश्किल है। रीता जी वहां से जाने के बाद मिसेस रॉय से मिलती हैं। दोनों चाय पीते हुए बातचीत करती हैं। रीता जी कहती हैं, मैं जानती हूँ कि वो किसी को बचाना चाह रही थी, इसलिए उसने ऐसी लापरवाही की, पर अच्छी बात यह है कि इवेंट अच्छे से हो गया और ये गलतफहमी दूर हुई। लेकिन उस वीडियो और इस हादसे के बाद ये कहना मुश्किल होगा कि लोगों में कोई अफवाह तेजी से फैल सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। अनुपमा जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, मुझे जल्दी आपको ये बात बता देनी चाहिए थी कि हमारी कंपनी में थोड़ी सी परेशानी चल रही है। रीता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए हालांकि ये मेरा काम नहीं है, फिर भी मैंने शादी की तारीख निकलवा ली है। रीता जी हाथ जोड़ती हैं। वैसे ये काम लड़की वालों का होता है, फिर भी मैंने अपने पुश्तैनी पंडित जी से कुछ डेट्स निकलवाई हैं, आप देख लीजिए और अनुष्का को भी दिखा दीजिएगा।
इनमें से कोई एक डेट सेलेक्ट कर हमें बता दीजिएगा जो अनुष्का को पसंद हो। अनुष्का जी लिस्ट अपने हाथ में लेती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं, ठीक है, जैसा आप कहें। चाय पीते हुए मन ही मन अनुपमा जी सोचती हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें शादी के लिए इतनी जल्दी क्यों हो रही है। याद रखना, तुम जो चाहती हो वो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं। और मुस्कुराते हुए रीता जी की ओर देखती है। अनुपमा जी फ्लैशबैक में जाती हैं, याद करते हुए कैसे उन्होंने वामिका को अनुष्का की जगह लेने का प्लान बनाया। वामिका अपने खुद के रेस्टोरेंट में होती है जहाँ उसकी दादी माँ भी होती है। अनुपमा जी और अनुष्का दूर गाड़ी में बैठकर वामिका को देख रहे होते हैं। अनुष्का कहती है, ये तो सच में बिल्कुल मेरे जैसी ही दिखती है। अनुपमा जी वामिका की ओर देखते हुए कहती है, वो लड़की अब सिर्फ हमारी मदद करेगी। अनुष्का हैरानी से पूछती है, अब क्या मतलब है आपका? अनुपमा जी कहती हैं, अब मुझे पता चल गया है कि आदर्श की माँ ने तुम्हें क्यों पसंद किया है। मैं चुपचाप नहीं बैठूंगी, उन्हें जो चाहिए वो कभी नहीं होगा। अनुष्का, मैं जो तुम्हें बता रही हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की मेंबर बनाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अनुष्का घबराते हुए कहती है, आप आखिर सोच क्या रही हैं माँ? मैं शायद जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, पर ये ठीक नहीं है। मैं शादी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, मुझे डर लगता है माँ। अनुपमा जी अनुष्का की ओर देखते हुए परेशान होकर कहती है, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। आदेश की माँ ने ऐसा सोचने की भी हिम्मत कैसे की? वो मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब हमें कुछ करना ही होगा, हमें ये सब खत्म करना ही होगा। तुम अब बीच में ये सब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा। क्या तुम सारी जिंदगी छुप छुप कर जी सकती हो? कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते हैं। लेकिन अब जो मैं तुम्हें कह रही हूँ उससे तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा, तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अनुष्का और अनुपमा जी एक साथ बैठी होती है। अनुष्का शादी की डेट की लिस्ट लिए कहती है, आप सही कहती थी माँ, आदेश की माँ शादी के लिए कुछ ज्यादा ही उतावली है। वो चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी शादी की डेट फिक्स कर ले, पर माँ मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो सही नहीं था। अनुष्का गुस्से से अनुपमा जी से कहती है। अनुपमा जी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। अब तुम देखो मैं उनके साथ क्या क्या करती हूँ। एक बार तुम उनके घर की बहू बन जाओ, फिर आदेश की माँ को मैं सब सिखाऊंगी। वो सिर्फ यही चाहती है कि तुम आदेश की पहली पत्नी बन जाओ और दर्द झेलो, लेकिन उनका प्लान कभी पूरा नहीं होगा। मैं उन्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस मामले में वामिका की जरूरत पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें वामिका को रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े। अनुष्का कहती है, हाँ माँ, मैं सिंघानिया की बहू बनना चाहती हूँ, और फिर देखना मैं कैसे सबके ऊपर राज करूंगी, चाहे वो रिया हो या मिसेस रीता सिंघानिया। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सभी को नीचा दिखाऊंगी और उन्हें भी उस दर्द से गुजरना होगा जो उन्होंने मुझे दिया था, बल्कि उस दर्द का 2 गुना 3 गुना दर्द उन्हें झेलना होगा। अनुपमा जी मुस्कुराते हुए कहती है, ये करना भी चाहिए क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 41, एक दुल्हन ऐसी भी। अनुष्का की ओर देखकर अनुपमा जी कहती हैं, बिल्कुल तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। दोनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराती हैं। इधर आदेश के कैबिन में वो अनुष्का से बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? बोलो अनुष्का। आदेश सामने खड़ी अनुष्का की ओर देखकर कहता है। वामिका कहती है, तुमने उस दिन मुझे कुछ भी कहने का मौका ही नहीं दिया। मैं तो तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुमने कुछ भी कहने से पहले ही मुझे टोक दिया। तुमने मुझ पर विश्वास ही नहीं किया आदेश। वामिका उदास आंखों से आदेश की ओर देखकर कहती है, और फिर जब कोई और मुझ पर विश्वास नहीं करता तो चलता, लेकिन तुमने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। तुमने कहा था कि तुम उस इंसान को कभी माफ नहीं कर सकते जो तुम्हारे करीब हो, और जब वही करीबी इंसान तुम्हें धोखा दे तब तो तुम उसे बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसा लगा होगा? तुम्हें धोखा देने की तुम्हें सपने में भी नहीं सोच सकती, और तुमने मुझ पर ही विश्वास नहीं किया। अगर अपने दिल के दरवाजे इसी तरह बंद रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे और हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे आदेश। वामिका उदास होकर खिड़की की तरफ मुंह करके कहती है, अपने करीबी लोगों की भावनाओं को नहीं समझ पाओगे कभी भी। वामिका ये कहकर मुंह नीचे कर लेती है और फिर आदेश की ओर एक बार देखती है जो कि विंडो से बाहर की ओर देख रहा होता है, और चुप होता है। वामिका आदेश की ओर देख फिर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रीता जी रिया से बोली, मुझे अच्छा लगा कि तुम समय निकाल कर यहाँ आई। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, पर आप क्या बात करना चाहती हैं? रीता जी मुस्कुराकर सोफे पर बैठते हुए, मैंने सुना है कि वो इवेंट बहुत अच्छे से हुआ, उसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ कि रिंग वाला मसला इतनी जल्दी से सुलझ गया, अगर तुम इतनी होशियारी न दिखाती तो बात हाथ से भी निकल सकती थी। रीता जी मुस्कुराते हुए रीता की ओर देखती हैं, फिर चाय बनाते हुए। रिया थोड़ी नर्वस होकर हाँ वो, और चुप हो जाती है। मैं ये भी समझती हूँ कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए तुमने वो फुटेज आदेश को दिखाई, लेकिन इन सब का कोई खास फायदा नहीं होगा क्योंकि आदेश और अनुष्का की शादी बहुत ही जल्द होने वाली है, तो तुम उसके लिए अपना टाइम खराब मत करो। रीता जी रिया की ओर देख कहती हैं। रिया उदास होकर बोली, पर मिसेस सिंघानिया। रीता जी उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती हैं, इससे इतनी उदास मत हो, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आदेश का साथ देती हो और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती, और प्लीज तुम जिंदगी भर उसका साथ देना और उसे कभी अकेले मत छोड़ना। रिया रोते हुए कहती है, मैं आदेश से कभी दूर नहीं हो सकती। आप जानती हैं कि मैं बचपन से क्या सोचती आई हूँ, उसके लिए क्या फीलिंग्स है मेरी। मैं जानती हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर अगर ये सब ना करूँ तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी।
उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। मिसेस सिंघानिया, प्लीज कुछ करिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज। रीता जी कप में चाय को कांटे से हिलाकर साइड में रख देती है। तुम्हें ये कांटा इस चाय के साथ सही लगता है? रिया हैरानी से उनकी ओर देखती है। एक चाय के साथ सिर्फ एक टीस्पून ही रखा जाता है, क्योंकि जोड़ियां हमेशा बराबरी में ही अच्छी लगती है, और ये बात हर किसी पर लागू होती है, पर हर इंसान की एक जगह होती है जो उसके लिए ठीक होती है। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि ये शादी तो हर हाल में होकर रहेगी रिया। तुम्हारे कहने या कुछ भी करने से ये रुकने वाली नहीं है, और रुकना भी नहीं चाहिए। देखो रिया, इतना दुखी मत हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे बस शांति से देखो, इसी में सबकी भलाई है। ये सुनकर रिया रोने लगती है। रीता जी आगे कुछ कहती है। देखो रिया, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त आतिश की भी इसी में भलाई है। और फिर रीता जी वहां से उठकर जाने लगती है। फिर पीछे मुड़कर रिया की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, मैं जानती हूँ ये पल बहुत दर्द भरे हैं, पर थोड़ा इंतजार करो। अगर सब्र करोगी तो वो पाओगी जो तुम चाहती हो, जैसा कि मैंने 30 साल पहले किया था। और मुस्कुराकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया के फोन की घंटी बजती है। मिस्टर सिंघानिया फोन उठाकर बोले, हेलो हेलो। पर दूसरी तरफ से आवाज नहीं आती। मिस्टर सिंघानिया, कौन है? कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? फिर उस तरफ से कोई बात होती है, जिसे सुनकर मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अनुपमा जी अनुष्का के फ्लैट से बाहर आती है और मॉल के पास अपनी गाड़ी की ओर जा रही होती है कि आदेश अपनी गाड़ी का हॉर्न देता है, जिसे देख अनुपमा जी पहले थोड़ा आगे बढ़ती हैं और फिर रुक जाती हैं। आदेश कार से बाहर निकलकर पूछता है, मॉम आप यहाँ? मिसेस रॉय आदेश की ओर चौंक कर देखती है। क्या? ओह हाँ, यहाँ पास में अपार्टमेंट में मेरा एक दोस्त रहता है, तो उसी से मिलने आई थी। आदेश, ओके, तो फिर आप मुझे देखी चौंक क्यों गई? अनुपमा जी मुस्कुराकर बोली, ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। आदेश मुस्कुराकर कहता है, कहीं आपका वो दोस्त ज्यादा हैंडसम तो नहीं? अनुपमा जी, नहीं तो तुम भी कैसी बातें करते हो? अच्छा, क्या तुम किसी काम से जा रहे थे? आदेश स्माइल करते हुए बोला, जी जरूरी काम है। अनुपमा जी आदेश की ओर देखती है। ठीक है तुम जाओ आदेश, मैं खुद ही चली जाऊंगी, और अपनी कार की ओर बढ़ जाती है। आदेश एक बार उनकी ओर और फिर एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की ओर देखता है और कुछ सोचता है। तभी उसका फोन बजता है। फोन वामिका का होता है। आदेश, हेलो वामिका, और फिर वो उससे बात कर वहां से निकल जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 42, एक दुल्हन ऐसी भी। आदेश के पास वामिका की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करता है और बातचीत करने के बाद निकल जाता है। कुछ समय बाद आदेश और वामिका सुपरमार्केट में होते हैं। वामिका हाथ में ट्रॉली पकड़े इधर उधर देखते हुए सामान की खरीदारी कर रही होती है। आदेश पूछता है, वामिका, आदेश ने तुमसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है क्या? वामिका जवाब देती है, नहीं अभी तक नहीं, ना उसका कोई मैसेज आया है। आदेश कहता है, उसकी गलती थी और उसने अभी तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। वामिका ट्रॉली आदेश के पास छोड़कर कुछ सब्जियां उठाते हुए कहती है, शायद उसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। आदेश बोलता है, हो सकता है। वामिका की नजर मोमोज के स्टॉल पर पड़ती है और वो वहां जाकर एक मोमो लेकर खाती है। वाह, वेट स्टीम्ड मोमोज, यम्मी। आदेश भी वहां जाता है और वामिका उसे एक मोमो खिलाती है। वामिका, है ना टेस्टी? स्टॉल वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है आप दोनों की नई नई शादी हुई है। वामिका, नहीं नहीं ये मेरा दोस्त है। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, देखो आपके चेहरे पर कितना प्यार है। वामिका खुश होकर बोलती है, देखा इन्हें हम शादीशुदा लगते हैं। आदेश गंभीर हो जाता है। वामिका कहती है, हमारे लिए मोमोज पैक कर दीजिए। लड़की कहती है, बिल्कुल। वामिका और आदेश मोमोज और अपना सामान लेकर बाहर निकलते हैं। वामिका, मैं इन्हें घर ले जाकर एक बार और गर्म कर दूंगी। आदेश मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम्हें फिल्में देखना पसंद है? वामिका मुंह बनाकर बोलती है, हाँ। आदेश पूछता है, देखना चाहोगी? वामिका खुशी से आंखें बड़ी करके पूछती है, हाँ सच में, हम देख सकते हैं। वे थिएटर की ओर जाते हैं। टिकट विंडो पर टिकट लेते हैं और आदेश पॉपकॉर्न भी लेता है। फिर आदेश के फोन पर आदेश का कॉल आता है। कुछ समय बाद वामिका होटल में कॉर्नर सीट पर आदेश के सामने बैठी होती है। वामिका पूछती है, क्या बात करनी है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आदेश कहता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। वामिका हैरान हो जाती है, तुमने मेरा दिल दुखाया और अचानक माफी मांगने आए हो, क्या ये ठीक है? आदेश मुंह लटकाकर कहता है, तुम जो भी करने को कहोगी मैं वो सब करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे माफ कर दो। वामिका की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। अच्छा ये बताओ अब सुबह का क्या होगा? आदेश उससे पूछता है, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें सुबह की फिक्र है? वामिका बोली, मुझे लगता है कि उसकी कोई मजबूरी होगी। वो कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। आदेश गुस्से से उसकी तरफ देखता है, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों करती हो? वामिका, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? मुझे वो पसंद नहीं है। आदेश थोड़े गंभीर होकर कहता है, आज मैंने पहली बार माफी मांगी है। दोनों अपनी कॉफी खत्म करते हैं। वहीं दूसरी तरफ महेश जी अपने कमरे में डेस्क के पास खड़े होते हैं। जॉन दरवाजा नॉक कर अंदर आता है और पूछता है, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपने मुझे बुलाया? महेश जी कहते हैं, हाँ कुछ ऐसी बात है जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। रात के समय वामिका घर वापस आती है और हॉल में मिसेस रॉय को देखती है जो डाइनिंग टेबल पर वाइन पी रही होती है। वामिका पूछती है, आप अभी तक सोई नहीं? मिसेस रॉय, तुम आज आदेश के साथ गई थी ना?
वामिका, हाँ, वो मुझसे अपनी गलती की माफी मांगने आया था। मिसेस रॉय बोली, आदिश की मम्मी ने मुझे डेट फिक्स करने के लिए बुलाया था। हम इस शादी को अब ज्यादा दिनों तक रोक नहीं सकते। वामिका ने कुछ सोचते हुए कहा, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी कर सकती हूँ मैं सब करने को तैयार हूँ। मिसेस रॉय पूछती हैं, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? वामिका अपनी नजरें घुमाकर कहती हैं, अब जब कहा है तो फिर सोचना क्या, आप हिम्मत रखिए। मिसेस रॉय हल्की सी मुस्कान देती है और वाइन का ग्लास उठाकर पीती है। वामिका वहां से चली जाती है। अगले दिन रिया अपने सामने बैठी दो लड़कियों को अपने मोबाइल से एक फुटेज दिखाते हुए पूछती है, रिया, क्या मैं जान सकती हूँ तुमने ये वीडियो कब और कहाँ बनाया था? लड़कियां जवाब देती है, हाँ, ये वीडियो हमने देहरादून में बनाया था, मगर हमने सिर्फ मजे के लिए शूट किया था। आप क्यों जानना चाहती हैं? रिया सोचते हुए उनकी ओर देखती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 43, एक दुल्हन ऐसी भी, राज। रिया उन दोनों लड़कियों से वीडियो के बारे में पूछती है जिसमें अनुष्का नजर आती है। उनमें से एक जवाब देती है कि ये तो हमने मजे के लिए फेसबुक पर डाला था। रिया एक लड़की की ओर देखती है और पूछती है, ये वीडियो तुमने कहाँ बनाया था? लड़की जवाब देती है, हमने ये वीडियो तब बनाया था जब हम देहरादून गए थे। रिया कहती है, ठीक है। तभी दूसरी लड़की पूछती है, पर तुम इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? रिया बताती है, मुझे इसका चेहरा काफी जाना पहचाना सा लगता है। लड़की कहती है, क्या भूमि के भाई मिस्टर आदिश सिंघानिया के मंगेतर की बात कर रही है? उसका रहन सहन पूरी तरह अलग है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगा कि वो किसी और की तरह दिखती है। रिया को सुरभि और वामिका के शुरुआती किस्से याद आते हैं जब वो अनुष्का को अपनी दोस्त बता रही थी। इसके बाद वो सुरभि और वामिका के साथ हुए हादसों को एक एक करके याद करने लगती है। रिया वहां से चली जाती है और सीधे मॉल पहुंचती है। मॉल पहुंचने के बाद रिया स्टाफ रूम की ओर जाती है और सुरभि को बुलाती है। सुरभि स्टाफ रूम में प्रवेश करती है और पूछती है, मैडम आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? रिया फाइल टेबल पर रखते हुए कहती है, आओ बैठो, और सुरभि को चेयर पर बैठने का इशारा करती है। सुरभि बैठ जाती है और रिया पूछती है, सुरभि तुम देहरादून से हो ना? वहीं पली बड़ी हो और तुम्हारी पढ़ाई भी वहीं से हुई है? सुरभि मुस्कुराती हुई कहती है, जी हाँ, मैं देहरादून से ही हूँ, पर आपको कैसे पता? रिया मोबाइल पर एक वीडियो दिखाते हुए पूछती है, तुम जानती हो ये कौन है? ये वीडियो देहरादून में लिया गया था। सुरभि वीडियो देख थोड़ी घबरा जाती है और जवाब देती है, नहीं, मैं नहीं जानती, पर आप क्यों पूछ रही हैं? रिया हैरानी से कहती है, शायद ये तुम्हारी वही दोस्त है जो उस दिन तुम्हारे घर पर बहुत सारा मेकअप लगाकर बैठी थी। सुरभि घबराकर जवाब देती है, नहीं नहीं। रिया पूछती है, ठीक है, तुम्हारी वो दोस्त कहाँ है? क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? सुरभि हकलाती हुई कहती है, नहीं, वो पहले मेरे साथ रहती थी और अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैं अब उसके संपर्क में नहीं हूँ। और ये कहकर सुरभि मुंह दूसरी ओर कर लेती है। रिया कहती है, सुनो, अगर तुमने मुझे सब सच सच बताया तो मैं तुम्हारी नौकरी बचा सकती हूँ। मैं तुम्हें इस मॉल में एक नई पोजीशन दिलवा सकती हूँ। सुरभि घबराती हुई कहती है, आप क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ छुपाया नहीं आपसे। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा, अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो मुझे जरूर बताना, लेकिन ज्यादा इंतजार मत करवाना। मैं अनुष्का जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे अंदर इतना धैर्य नहीं है। सुरभि मुंह नीचे कर हाँ कहती है और वहीं बैठी रहती है। रिया उसे देखती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ वामिका मार्केट पहुंचती है और उसके पास सुरभि का कॉल आता है। वामिका कहती है, क्या रिया ने तुमसे ऐसा कहा? ठीक है सुरभि, मैं सतर्क रहूंगी, और फोन कट कर देती है। वामिका सोचती है कि रिया तो मेरे पीछे ही पड़ती है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। वो आटे का पैकेट उठा रही होती है कि आदिश उसकी ओर आता है और उसका पैकेट ट्रॉली में रखता है। वामिका कहती है, आदिश तुम यहाँ? आदिश ट्रॉली की ओर देखता है और कहता है, इतने खाने के सामान का क्या करोगी? वामिका जवाब देती है, कल अनाथालय जा रही हूँ बच्चों से मिलने, इसलिए ये सब सामान उनके लिए लेकर जा रही हूँ। आदिश अकड़ते हुए कहता है, ऐसे ही समाज सेवा करती रहो, हमारे मॉल और बिजनेस के लिए भी अच्छा है। इससे हमारी पब्लिसिटी भी होगी। वामिका गुस्से से कहती है, दूसरों का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए करना अच्छी बात नहीं है, समाज सेवा में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। आदिश कहता है, बिजनेस करना बच्चों का खेल नहीं है, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना भी है, इसके लिए मुझे फायदे और नुकसान के बारे में सोचना पड़ता है। वामिका कहती है, तो फिर मैं क्या हुई, तुम्हारे लिए फायदा या नुकसान? और अगर तुम हर चीज का इतना हिसाब लगाते हो तो हमारी शादी के बारे में भी सोचा होगा ना? इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास? आदिश चुपचाप सुनता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, इसका जवाब तो मेरे पास बिल्कुल है। और वामिका के करीब आकर चढ़ाते हुए कहता है, सिर्फ नुकसान। वामिका मुंह बनाते हुए कहती है, तुमसे कुछ पूछना बेकार है। और आदिश के हाथ पर हल्के से मारते हुए कहती है। फिर आदिश उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर ट्रॉली लेकर आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे रणबीर भी होता है। आदिश अकड़ते हुए कहता है, अब और कितना सामान लेना है? वामिका आगे आगे चलती है और कहती है, जितनी जरूरत होगी उतना। रिया उसी मार्केट में किसी से मिल रही होती है कि उसकी नजर आदिश और वामिका पर पड़ती है। आदिश को वामिका के आगे पीछे घूमते देख रिया जलन से भर जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 44, एक दुल्हन ऐसी भी। रिया वामिका और आदिश को एक साथ देखकर जलन से भर जाती है। उसे आदिश का यूं अनुष्का के आगे पीछे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। उधर आदिश वामिका से पूछता है, और कितना सामान लेना है? वामिका इतराकर जवाब देती है, जितनी जरूरत होगी उतना लूंगी। आदिश उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ये सुनकर वामिका धीमे धीमे चलती हुई कहती है, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो?
तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है क्या? आदिश मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है। हाँ, नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। ये सुनकर रणवीर जो आदिश के पीछे चल रहा था उसे भी हंसी आ जाती है। इधर रिया भी उन दोनों पर नजर बनाए हुए है। सामान की ट्रॉली मुझे दे दो, आदिश वामिका से कहता है। वामिका चढ़कर आदिश से कहती है, मेरे पीछे मत आओ। इधर रिया उन दोनों को देखती है और फिर किसी को फोन करते हुए कहती है, ओमी मैं बोल रही हूँ, क्या तुम शाम को फ्री हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उधर आदिश ऑफिस में मिस्टर सिंह से मिलते हुए कहता है, आपको जो काम कहा था वो। मिस्टर सिंह आदिश की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, वो बुके किसी फ्लावर शॉप से लिया गया था और जिस जगह की आपने बात की थी वहां से वो डिलीवर नहीं हुए थे, वो कहीं और से ऑनलाइन डिलीवर हुए थे, जिसका आईपी एड्रेस निकाला है हमने। आदेश ये सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है और फिर मिस्टर सिंह ने जो जगह बताई उसके बारे में सोचते हुए उसे अनुपमा जी का ख्याल आता है, जो कुछ दिन पहले उसे वहीं मिली थी। फिर उसे उसी जगह के पास की सुपारी मार्केट याद आती है जहाँ उसने अनुष्का को देखा था। अगले दिन वामिका ममता अनाथालय पहुंचती है और वहाँ मिसेस सिंघानिया के साथ मिलकर बच्चों को गिफ्ट बांट रही होती है। वो इस काम में बहुत खुश होती है। फिर वो उन बच्चों के साथ ड्राइंग करती है और जब कुछ बच्चे डांस कर रहे होते हैं तो उन्हें देखकर कहती है, अरे वाह, मैं भी डांस करूंगी। और फिर बच्चों के साथ खेलती है। इधर सुबह मॉल के स्टाफ रूम में अपना सामान ले रही होती है। सारे स्टाफ के लोग उसे देखकर कहते हैं, हम लोग तुम्हें बहुत मिस करेंगे। सुबह मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, पर मिस रिया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। जाने से पहले उनसे भी एक बार मिल लेती और अलविदा कह देती। तभी स्टाफ की एक मेंबर कहती है, वो तो सरप्राइज कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? हैरान होकर कहती है, हम सबको तो पता है। ये सुन सुबी हैरान रह जाती है। उधर रिया ममता अनाथालय के बाहर ओमी का वेट कर रही होती है और इधर से उधर चक्कर काट रही होती है। तभी ओमी और उसके ग्रुप के मेंबर गेट से अंदर आते हैं। ओमी बच्चों से मिलते हुए कहता है, हेलो बच्चों, और फिर रिया की ओर बढ़ता है। रिया ओमी को देखकर कहती है, हेलो ओमी, तुम दिखे नहीं, मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रही थी, मुझे तो लगा था कि तुम अब नहीं आओगे। ओमी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा, अरे कैसे नहीं आता, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? तुम कहो तो तुम्हारे लिए चांद और तारे भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ये सुनकर रिया मुस्कुराकर उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए उसकी ओर देखती है और फिर कहती है, थैंक यू। ओमी मुस्कुराकर पूछता है, अच्छा अनुष्का कहाँ पर है? रिया उसकी ओर देखकर कहती है, अरे उसे नहीं पता कि तुम आ रहे हो। ओमी मुस्कुराकर कहता है, अच्छा तो इसका मतलब है कि वो आए तो मुझे अंदर जाना होगा ताकि वो मुझे ना देख पाए। रिया स्माइल करते हुए कहती है, तो चलो, और वो अंदर चली जाती है और उसके पीछे ओमी और उसके बैंड के मेंबर भी। तभी वामिका बच्चों के साथ रेलगाड़ी बनाए हुए वो सो आती है और ओमी और उसके बैंड मेंबर्स को देखकर हैरान होते हुए मन में सोचती है, ओमी और यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी उसका फोन बजता है और वो उठाते हुए कहती है, हाँ सुबह बोलो। हैरान होते हुए वो कहती है, क्या सरप्राइज कॉन्सर्ट? इधर आदिश उसी अपार्टमेंट की ओर जाता है जहाँ पर कुछ दिन पहले उसने अनुपमा जी को देखा था। वो पार्किंग एरिया में एंट्री करता है। उधर अनुष्का भी अपनी कार पार्क कर गाड़ी से बाहर निकलती है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे आदेश नजर आता है और वो उससे छिपकर एक पिलर के पीछे खड़ी हो जाती है। इधर आदेश कार पार्किंग में लगाकर पार्किंग एरिया की और सब गाड़ियों को देखते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसका फोन बजता है। आदेश फोन उठाकर कहता है, हाँ वामिका बोलो। उधर अनुपमा जी परेशान होकर कहती है, तुम अभी इसी वक्त वहां से निकलो, 1 मिनट भी मत रुकना वहां, उसने तुम्हें वहां शायद देख लिया है। इधर वामिका परेशान होकर कहती है, मुझे लगता है कि रिया को सच्चाई पता लग गई है। दरअसल बात यह है। आदेश चिंतित होकर कहता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो? तुम रिया के साथ हो? आखिर तुम वहां क्या करने गई थी? तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है क्या? वो लड़की तुमसे जलती है, वो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। अगर उसे मौका मिला तो वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है। वो तुम्हें आदेश के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? आदेश परेशान होकर फोन की ओर देखता है। इधर रिया वामिका के सामने एक ड्रेस लेकर उसे दिखाते हुए कहती है, ये कैसे रहेगी? स्टेज के लिए सही रहेगा ना? वामिका उसकी ओर परेशान सी देखते हुए बस हाँ कहती है। रिया मुस्कुराकर कहती है, अनुष्का तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज इवेंट प्लान किया है। ओमी तुम्हारा होने वाला देवर है, कितना अच्छा होगा ना तुम और ओमी एक साथ स्टेज पर परफॉर्म करो, इससे अच्छी पब्लिसिटी भी हो जाएगी। वामिका घबराती हुई लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहती है, अब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अचानक क्यों? मैंने तो बहुत दिनों से प्रैक्टिस भी नहीं किया है। रिया मुस्कुराकर कहती है, फिक्र मत करो, मुझे पता था कि तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक आसान सा गाना ही चुना है। और वो उस गाने के लिरिक्स वाले पेज वामिका को दे देती है। वामिका उन पेपर्स को लेकर देखते हुए कहती है, अच्छा, और फिर घबराते हुए कहती है, वो क्या है ना रिया, मुझे स्टेज पर जाने से बहुत डर लगता है, क्या हम ओमी से नहीं कह सकते कि वो अकेले ही सब संभाल ले? रिया वामिका की ओर देखती है और कहती है, ओमी अपने मैनेजर से कहकर अपना कीमती समय छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आया है, क्या तुम सबको निराश कर दोगी? ये सुन वामिका सोच में पड़ जाती है। तभी रिया उसकी ओर देखती है और कहती है, आदेश भी यहाँ आता ही होगा। ये सुन वामिका परेशान होकर कहती है, अब आदेश आदेश यहाँ? रिया उसकी ओर देखकर कहती है, बस वो क्या है ना, आदेश भी यहाँ आकर तुम्हारा हौसला बढ़ाना चाहता है, तुम ये ड्रेस ट्राई कर लो जल्दी से। वामिका ड्रेस लेकर कहती है, अब हाँ, और रिया वहां से चली जाती है। वामिका परेशान होकर सोचती है, ये आदेश अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया? तभी उसका फोन रिंग होता है। वो फोन की ओर देखती है, आदेश। वो फोन उठा लेती है। आदेश कार पार्क कर वामिका से बात करते हुए कहता है, मैं बस अभी यहाँ पर पहुंचा हूँ, अब ये बताओ कि स्टेज कहाँ पर है? वामिका परेशान सी, ओह स्टेज,
फिर सोचने लगती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मेन बिल्डिंग के पीछे है शायद। तभी रिया दरवाजे से अंदर की ओर आते हुए कहती है, तुम किससे बात कर रही हो? वामिका सकपकाकर कहती है, किसी से भी नहीं। रिया पूछती है, क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? वामिका हड़बड़ाते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, जब मुझे हेल्प चाहिए होगी तब मैं बता दूंगी, तुम जाओ अभी। फिर गाने के पेज दिखाते हुए कहती है, अब वो मैं गाने के लिरिक्स एक बार फिर से देख रही थी। रिया मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, तो जल्दी करो, सब वेट कर रहे हैं। वामिका मुस्कुराकर कहती है और रिया डोर बंद कर चली जाती है। इधर वामिका आदेश से कहती है, जल्दी करो आदेश, और फोन रख देती है। इधर आदेश स्टेज को ढूंढते हुए इधर उधर देखता है। दूसरी तरफ स्टेज के सामने बैठे हुए आदेश मिसेस सिंघानिया से बात करते हुए मुस्कुराकर कहते हैं, रिया ने ओमी के साथ मिलकर ये सब प्लान किया है। ये सुन रीता जी मुस्कुराकर आदेश की ओर देखती है और फिर सामने स्टेज की ओर। इधर सब लोग अपनी सीट्स पर आकर बैठ रहे होते हैं और पूरा हॉल भर जाता है। रीता जी मुस्कुराकर कहती हैं, रिया अपना काम बहुत अच्छे से करना जानती है। तभी स्टेज पर रिया आकर मुस्कुराते हुए कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके लिए एक परफॉर्मेंस लेकर आए हैं और इस परफॉर्मेंस में आपके सामने होंगे अमेजिंग ग्रुप के मेंबर ओमी और अनुष्का रॉय। तो देखने के लिए तैयार हो जाइए। सब लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। इधर आदेश बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ते हुए हॉल की ओर आता है। दूसरी तरफ वामिका ड्रेस पहन रेडी होकर रूम में आदेश का इंतजार करते हुए इधर उधर चक्कर काट रही होती है। स्टेज पर रिया सबकी ओर देख मुस्कुराते हुए कहती है, आप लोगों को नहीं लगता कि हमें अब ओमी को बुला लेना चाहिए? तो स्वागत कीजिए अमेज बैंड के मेंबर ओमी सिंघानिया। सब लोग शोर करते हुए ओमी ओमी कहते हैं। तभी ओमी स्टेज पर आता है। इधर आदेश हॉल के लॉक को तोड़ने की कोशिश करता है। ओमी सबको हेलो बोलता है और फिर कहता है, थैंक यू, मुझे नहीं लगता कि आज का स्टार मैं हूँ। मैं अपने अमेज बैंड के फैंस को निराश नहीं करना चाहता, पर मेरे साथ आज कोई और भी खास है और वो स्टेज के पीछे इंतजार कर रही है। सच में, वैसे तो सब लोग उन्हें कई नामों से जानते हैं और वैसे तो वो मेरे परिवार से ही है और वो है सिंघानिया ग्रुप के वारिस की मंगेतर। इधर वामिका परेशान सी, ये अलार्म क्यों नहीं बज रहे, क्या होगा? स्टेज पर ओमी मुस्कुराकर कहता है, और वो मेरी होने वाली भाभी भी है। वैसे तो वो बहुत अच्छी है और उससे भी अच्छा उनका दिल है, पर वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, इसलिए आज मैं उन्हें अपनी भाभी नहीं बल्कि एक पियानो आर्टिस्ट की हैसियत से बुलाऊंगा और वो है अनुष्का रॉय। दूसरी तरफ इशारा करता है पर अनुष्का नहीं आती। तभी ओमी फिर से कहता है, अनुष्का जल्दी बाहर आइए। उधर हॉल में बैठे लोग और बच्चे शोर करते हैं, अनुष्का को बुलाओ, अनुष्का को बुलाओ कहते हैं। इधर आदेश फायर अलार्म लगे हॉल के लॉक को तोड़कर अंदर आता है, पर जब वो अनुष्का के नाम की घोषणा सुनता है तो एक पल के लिए रुक जाता है। इधर सब लोग अनुष्का अनुष्का कह रहे होते हैं कि अनुष्का स्टेज पर आती है। ओमी की ओर मुस्कुराकर देखती है। ओमी उसकी ओर जाकर उसे पियानो की ओर लेकर आता है और अनुष्का को वहां बैठा देता है। अनुष्का सबकी ओर घबराकर देखती है और फिर पियानो की ओर देखती है। ओमी उसकी ओर देख कहता है, अनुष्का अनुष्का, और उसे शुरू करने को कहता है। वो घबराकर पियानो पर हाथ रखती है और आंखें बंद कर लेती है। इधर मिसेस सिंघानिया और आदेश मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहे होते हैं। वो पियानो बजाना शुरू कर देती है। ये देखकर सब लोग उसके गाने के साथ झूमने लगते हैं। ओमी गिटार बजाते हुए खुश हो रहा होता है। इधर अनुष्का को पियानो बजाते देख रिया के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है। वहीं आदेश भी फायर अलार्म को छोड़ स्टेज की ओर आता है और उसे पियानो बजाते हुए देखता है। रिया उसकी ओर देख जल्दी से स्टेज के पीछे बनी रूम की ओर जाती है और उसके डोर को ओपन कर अंदर जाती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी, भाग 45, एक दुल्हन ऐसी भी। रिया को उस रूम में कोई नहीं मिलता, जिससे वो हैरान रह जाती है। उधर आदेश भी स्टेज के हॉल से बाहर आकर वामिका को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जो पियानो बजा रही थी वो वामिका नहीं बल्कि अनुष्का है। वो बाहर वामिका को आवाज देता है, जिससे वामिका घबराकर एक टेबल के पीछे से निकलते हुए धीरे से कहती है, आदेश। इसी बीच स्टेज पर पियानो बजाते हुए अनुष्का फ्लैशबैक में चली जाती है, जब वो आदेश को देखकर पिलर के पीछे छुप गई थी। उस समय आदेश वामिका से बात कर रहा था और कह रहा था, क्या कहा, स्टेज इवेंट। फिर वो अनुपमा जी को कॉल कर सब कुछ बताता है और वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अनुष्का उन सभी बातों के बारे में सोचने लगती है जो उसने अभी सुनी थी। वो कुछ सोचने के बाद अनुपमा जी को कॉल करने ही लगती है। तभी अनुपमा जी का कॉल आ जाता है। हेलो मॉम, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, अनुष्का अनुपमा जी से कहती है। अनुपमा जी परेशान होते हुए कहती है, मुझे अभी ममता अनाथालय पहुंचना होगा, क्योंकि अब आदेश के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। वो तुम नहीं कोई और है, मतलब नकली अनुष्का है। उन्हें ये पता चल गया तो कुछ नहीं बचेगा। हमें इस खतरे से बाहर निकलना ही होगा। बाकी की बातें हम बाद में सोचेंगे, अभी नहीं। कुछ देर बाद इधर अनुष्का वामिका के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वामिका हैरान रह जाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं और वंस मोर कहते हैं। अनुष्का और ओमी सबका धन्यवाद करते हैं और फिर अनुष्का रीता जी की ओर मुस्कुराकर देखती है। आदेश, मैं यहाँ हूँ, इवेंट अच्छे से हो गया ना? तुमने अनुष्का को देखा क्या? आदेश कुछ नहीं कहता, बस उसकी ओर चुपचाप देखता रहता है। थोड़ी देर बाद रॉय हाउस में अनुष्का सोफे पर बैठी होती है और सब लोग उसकी ओर बैठकर उसे देख रहे होते हैं। मिसेस रॉय परेशान होकर पूछती है, अनुष्का तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम इतने दिनों से कहाँ थी? अनुष्का धीरे से कहती है, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ मॉम। ये सुनकर मिसेस रॉय खुश होकर उसे गले लगाती है। तभी आदेश अनुष्का से पूछता है, तुम्हें कैसे पता लगा कि कहाँ जाना है? आदेश की ओर देखते हुए अनुष्का थोड़ी रूड होकर कहती है, इस वक्त तुम्हारे दिमाग में बस यही सवाल आया? मिसेस रॉय आदेश को समझाते हुए कहती है, देखो आदेश, अनुष्का वापस आ गई है तो हमारे लिए यही खुशी की बात है। आदेश कहता है, मेरा ये जानना जरूरी है मॉम कि इतने दिनों से ये कहाँ थी। तभी अनुष्का कहती है,
तुम्हें क्या लगता है कि इन हालातों से बचने के लिए मैं ये घर छोड़कर भाग गई थी? तुम्हें तो पता ही है कि खबरें कितनी तेजी से फैलती है। मैंने देखा था वो केक खाने वाला कॉन्टेस्ट और वो कॉन्सर्ट में किस करने वाला वीडियो भी। मुझे देखकर इतना गुस्सा आया कि मेरी ही हमशक्ल यहाँ आकर मेरी ही जगह ले रही है। अनुपमा जी प्यार से समझाते हुए कहती है, देखो अनुष्का, मेरी बात सुनो। अनुष्का थोड़ा उदास होकर कहती है, आपके और आदेश के प्रयास को देखकर मुझे रोना आ गया और मैं जानती थी कि वो लड़की कभी भी कॉन्सर्ट में मेरी जगह नहीं ले सकती। अनुपमा जी आदेश की ओर देखकर कहती है, अब हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये बेचारी काफी थक गई है। फिर अनुष्का की ओर देखकर कहती है, तुम्हें अब आराम करने की जरूरत है, और उसे लेकर वहां से चली जाती है। उधर वामिका आदेश के पास आती है और उनकी जाने के बाद आदेश से मुस्कुराकर कहती है, इस लड़की की टाइमिंग तो बड़ी कमाल की है। जब मुझे लगने लगा कि अब सबको सब पता लग ही जाएगा, तभी ये वहां आ गई। अगर ये टाइम पर नहीं आती ना तो पक्का मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। ये सुनकर आदेश कहता है, हाँ टाइमिंग तो कुछ ज्यादा ही जबरदस्त थी। वामिका खुश होकर कहती है, चलो अच्छा ही है, कम से कम ये नाटक तो खत्म हुआ। वामिका आदेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कम से कम अब मुझे वो ऊंची हील तो नहीं पहननी पड़ेगी और वो छोटे छोटे कपड़े भी नहीं पहनने होंगे। वामिका की ओर देख आदेश ने कहा, खुश तो मैं भी हूँ। जब तुम आदेश से मिलने जाती थी तो मुझे चिंता रहती थी। वामिका ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हाँ चिंता तो तुम्हें होती होगी ना, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊं, इसका डर लगता होगा ना। फिर मुस्कुराकर, लेकिन अब चिंता की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम आराम से चैन की नींद सो सकते हो। वामिका आदेश से कहती है। इधर अनुष्का और अनुपमा जी अनुष्का के रूम में आते हैं। अंदर आकर अनुपमा जी उसके रूम का दरवाजा बंद कर देती है। अनुष्का परेशान होकर कहती है, माँ अब मैं क्या करूंगी, वो लड़की अब चली जाएगी, ये सब उस रिया की वजह से हुआ, उसने सारा खेल खराब कर दिया। अनुष्का गुस्से से कहती है। तभी अनुपमा जी कहती हैं, अभी हमारे सारे पत्ते उस लड़की रिया और रीता जी के हाथों में है, पर तुम मेरा विश्वास करो, मैं किसी भी तरह उस लड़की वामिका को वापस बुला लूंगी और फिर तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। इधर आदेश के घर में ओमी, रीता जी, आदेश और महेश जी चारों हॉल में बैठे हुए होते हैं। ओमी कहता है, ये कैसा है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पी सकता। आदेश उसकी ओर देखते हुए कहता है, ये तुम जैसे बच्चों के बस की बात नहीं है। ओमी थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझे बच्चा मत बोला करो, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, आजकल बच्चों से डरकर रहना चाहिए, समझे। महेश जी मुस्कुराकर कहते हैं, घर में इतने शोर शराबे का मतलब है कि ओमी घर में वापस आ गया है। ओमी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ पर अनुष्का जितना नहीं। जब अनुष्का घर में आती है ना। फिर आदेश की ओर देख, जब तुम अनुष्का से शादी कर लोगे ना तो इस घर में बहुत ही शोर होने वाला है। और फिर फोन पर कुछ देखते हुए कहता है, इसे देखते हुए तो मैं हंसता ही रह गया। रीता जी उसके फोन पर देखते हुए कहती है, ये क्या है। ओमी उन्हें फोटो दिखाते हुए कहता है, जिसमें वामिका और महेश जी होते हैं और उनके चेहरे पर ब्लैक कलर के निशान बने हुए होते हैं। फिर ओमी मुस्कुराकर कहता है, अनुष्का का जिंदगी को जीने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ये सुन आदेश मुंह नीचे कर लेता है। महेश जी कहते हैं, हाँ जब हम अनुष्का के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कल अनुष्का यही रुके। ये सुन आदेश हाँ में सिर हिला देता है। तभी रीता जी हैरानी से पूछती हैं, पर किस लिए, तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो क्या। महेश जी उनकी ओर देखकर कहते हैं, वो सिर्फ फंक्शन के लिए ही क्यों आए, मुझे लगता है कि कल रात का डिनर वो हमारे साथ ही करे। रीता जी थोड़ा अपसेट होकर कहती है, सिर्फ रात के डिनर के लिए तुम्हारा उसे इतनी दूर बुलाना ठीक नहीं। फिर महेश जी और आदेश उनकी ओर देखते हैं, थोड़ा संभल कर। रीता जी कहती हैं, मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों को ये सब पसंद नहीं कि शादी से पहले उन्हें बार बार घर बुलाया जाए। उन्हें ये सब पुराने रीति रिवाज लगते हैं। और फिर अपने कप को उठाकर ब्लैक कॉफी पीने लगती है। इधर अनुष्का अपने रूम में रहती है कि वामिका उसके रूम के दरवाजे को नॉक करके अंदर आती है। फिर अनुष्का की ओर देखकर मुस्कुराकर कहती है, हेलो। अनुष्का अकड़ते हुए कहती है, हाँ बोलो क्या बात है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि मैं तुम्हें थैंक्स बोलूंगी मदद के लिए। ये सुन वामिका थोड़ा हैरान रह जाती है और उसकी ओर देखती है। फिर अनुष्का कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना मिस वामिका। वामिका मुस्कुराकर कहती है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे की ओर देखती है। वामिका कहती है, हम बिल्कुल एक जैसे है ना, जब से तुम्हारी फोटो देखी थी तब से तुमसे मिलना चाहती थी। ये सुनकर अनुष्का अकड़ते हुए कहती है, तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है क्या। ये सुन वामिका हैरान होकर कहती है, अब क्या। अनुष्का अकड़ते हुए कहती है, जब आदेश से मेरी सगाई की बात हुई थी तब मार्केट में मेरा चेहरा बहुत मशहूर हुआ था, क्योंकि हर तरफ हमारी शादी की ही खबरें थी। ये सुन वामिका हैरान रह जाती है और फिर मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं नहीं ये सब करवाने के पैसे नहीं है मेरे पास। अनुष्का कहती है, अगर ऐसा है तो फिर बड़ी ही अजीब बात है ये, हम दोनों इस तरह एक दूसरे से इतने कैसे मिल सकते हैं। वामिका मुस्कुराकर कहती है ना, मैं भी यही सोच रही थी कि हम तो एक दूसरे के रिश्तेदार भी नहीं है, फिर भी हम दोनों इतने कैसे मिलते हैं। हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी हम कैसे इतने मिल सकते हैं। वामिका मुस्कुराकर कहती है, खैर आप वापस आ गई उसके लिए शुक्रिया, अब मैं अपनी दादी माँ के पास बिना किसी फिक्र के जा सकती हूँ। तभी अनुष्का बेड की ओर आकर बैठते हुए कहती है, माफ करना वामिका, पर मैं तुम्हारी शुक्रगुजार बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो ये शादी कब की रोक दी गई होती, और आखिरकार तुम मुझे वहीं ले आई जहाँ से मैं चली थी। ये सुन वामिका हैरानी से अनुष्का की ओर देखती है। फिर उसके पास आकर कहती है, मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो। और फिर मैं आदेश को जितना जानती हूँ वो सिर्फ बाहर से सख्त है पर अंदर से बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें तो इस शादी से खुश होना चाहिए। और तुम, अनुष्का इतरा कर कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती, कोई और उसके मंगेतर की जगह आ गई और उसे पता भी नहीं चला। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं होती, कोई लड़की बर्दाश्त कर पाएगी। अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम ही बर्दाश्त कर पाती। अनुष्का वामिका की ओर देख कहती है, और फिर अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये सुन वामिका चुप और उदास हो जाती है।
फिर हाँ कहकर उसे एक पेपर देते हुए कहती है, ये लो। वामिका उसकी ओर देखती है जो उसे इग्नोर कर रही होती है। वामिका वो पेपर उसके साइड में रख देती है और कहती है, इसमें मैंने वो सब बातें लिख दी है जो मेरे और आदिश के बीच हुई थी। मुझे लगता है कि तुम्हारा इसे जानना जरूरी है ताकि बाद में कोई गड़बड़ ना हो। मछली काटने से लेकर उसकी पीठ पर घूमने तक मैंने सब कुछ लिख दिया है जो भी मुझे याद आया। फिर अपना फोन उसे देते हुए कहती है। तभी रिंग बजती है। वामिका फोन देखती है। आदिश का कॉल होता है। फिर फोन अनुष्का को देते हुए कहती है, आदिश का कॉल है, लो बात करो। अनुष्का फोन लेकर कहती है, हेलो आदिश, बोलो तुम्हारे पिताजी ठीक है? ठीक है कहकर अनुष्का फोन रख देती है। वामिका वहां से बाहर आ जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। अब 46 एक दुल्हन ऐसी भी राज। आदिश से बात कर अनुष्का फोन काट देती है और वामिका उसके रूम से बाहर आ जाती है। बाहर हॉल की ओर आते हुए मिसेस रॉय वामिका को अपने पास बुला लेती है। मिसेस रॉय मुस्कुराते हुए वामिका की ओर एक एनवेलप बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वामिका। वामिका एनवेलप देखती है और मिसेस रॉय की ओर देखती है। इसमें क्या है? मिसेस रॉय मुस्कुराकर जवाब देती है, मैंने इसमें तुम्हारे लिए थोड़े ज्यादा पैसे डाले हैं। ये सुनकर वामिका हैरानी से कहती है, और फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिसेस रॉय कहती है, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। ये समझो कि एक माँ अपनी बेटी को दे रही है। मुस्कुराते हुए वो वामिका से कहती है, अनुष्का मेरी बेटी है तो तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। ये सुनकर वामिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मिसेस रॉय वामिका का हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हें शायद ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा लेकिन तुम सच में मेरी बेटी जैसी हो। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, अनुपमा जी आपका बहुत शुक्रिया। मिसेस रॉय मुस्कुराते हुए जवाब देती है, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार मेरे घर जरूर आए। मैं तुम्हें स्वादिष्ट एग करी और पालक पनीर बनाकर खिलाऊंगी। आप पक्का आएंगी ना? बताइए। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, अनुपमा जी ठीक है मैं आऊंगी। मिसेस रॉय मुस्कुराती है और फिर गंभीर होकर कहती है, एक बात जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, क्या तुम्हारा वापस देहरादून जाना जरूरी है? वामिका हैरानी से पूछती है, क्या? मिसेस रॉय कहती है, मतलब मैंने तुम्हारे लिए यही पास में शहर में तुम्हारे रेस्टोरेंट के लिए जगह देखी है, तो क्यों ना तुम वहीं से अपना नया काम शुरू कर लो। ये सुनकर वामिका हैरान रह जाती है और कहती है, रेस्टोरेंट? आप मेरे लिए रेस्टोरेंट खोलना चाहती हैं? मिसेस रॉय मुस्कुराकर जवाब देती है, हाँ अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम बहुत मेहनती हो, मुझे लगता है कि तुम ये काम बहुत अच्छे से करोगी। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे नहीं पता कि मेरी दादी माँ इस बारे में क्या कहेंगी। मिसेस रॉय कहती हैं, तो तुम अपनी दादी माँ से बात कर लो ना। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मैं करूंगी। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखती है। इधर आदेश अपनी स्टडी में बैठे हुए कुछ सोच रहा होता है और गुस्से से एक कागज को मोड़कर फेंक देता है। अगला दिन वामिका अपने कमरे में अपना सामान पैक कर रही होती है। फिर कमरे को अच्छे से एक बार देखती है और उसकी नजर आदेश के ओवरकोट पर जाती है जो उसने वामिका को उस रात ठंड से बचाने के लिए उड़ाया था। वामिका उसे मुस्कुराकर देखती है और आदेश के साथ बिताए अपने कुछ पल याद करती है जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आते हैं। फिर वो खिड़की के पास जाकर सुबह की धूप को महसूस करने के लिए वहीं खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद आदेश वामिका के साथ वामिका का बैग उठाए नीचे आता है। मिसेस रॉय उन दोनों की ओर देखती है और पूछती है, अनुष्का कहाँ है? वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल रात ही उनसे मिल ली थी। ये सुनकर मिसेस रॉय मन ही मन कुछ सोचती है। इधर आदेश वामिका से कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले चली जाओगी? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टॉप तक छोड़ने आ सकता हूँ। वामिका आदेश की ओर मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी और वैसे भी मुझे अपने दोस्त के घर अपनी बिल्ली लेने भी जाना है। मुस्कुराते हुए वो मिसेस रॉय की तरफ देखती है और उन्हें बाय कहते हुए कहती है, ठीक है तो मैं चलती हूँ। मिसेस रॉय मुस्कुराते हुए कहती है, तुम अपना ख्याल रखना। वामिका और आदेश दोनों वहां से बाहर की ओर निकल जाती हैं। बाहर आकर वामिका एक बार घर की ओर देखती है और फिर आगे बढ़ जाती है। अनुष्का उसे जाते हुए अपनी बैल्कनी से घूरकर देखती है और मन ही मन कहती है, वामिका तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। वामिका मुस्कुराकर आदेश को बाय कर आगे बढ़ जाती है। आदेश उसे कुछ देर जाते देखता है और फिर उदास सा होकर अपने रूम की ओर लौटता है। कमरे को खोलकर वो वामिका से अपनी पहली मुलाकात और उन सारे पल याद करता है जब वे दोनों साथ में थे। उसे वामिका का उसे टाई बांधना, खाना खिलाना और उसके बर्थडे पर उसका दिलासा देना याद आता है। ये सब सोचते हुए आदेश कुछ देर वही सोचता रहता है। फिर वामिका के जाने का एहसास होते ही वो बाहर की ओर भागता है और बस स्टॉप की ओर जाता है जहाँ वामिका आ चुकी होती है। वामिका की बस आ जाती है और वो उसमें बैठकर चली जाती है। बस के जाते ही आदेश बस स्टॉप पहुंचता है लेकिन तब तक बस निकल चुकी होती है। आदेश कुछ देर चुपचाप बस को जाते हुए देखता रहता है। कुछ देर बाद वामिका सुरभि के घर पर होती है। सुरभि मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या तुम अब वापस जा रही हो? अब तुम्हें वो नाटक और नहीं करना पड़ेगा। वामिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, हाँ अब सब खत्म हो गया। ये सुनकर सुरभि और वामिका दोनों खुश होते हैं। सुरभि पूछती है, क्या बात है? फिर वामिका अपने बैग से एनवेलप निकालकर सुरभि को देती है। सुरभि ये लो। सुरभि हैरानी से एनवेलप लेती है और पूछती है, ये क्या है? वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे बोनस मिला है, अब तुम जाओ और अपना कर्ज चुकाओ। सुरभि एनवेलप में इतने सारे पैसे देखती है और कहती है, वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, देखो कोको को संभाल ले और कुछ और कामों में भी तुम्हें इन पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम इसे रख लो। सुरभि नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्रिया वामिका। वामिका और सुरभि एक दूसरे को हक करती है और फिर वामिका अपनी बिल्ली को लेकर वहां से चली जाती है। बस में बैठते हुए वामिका सोच में डूबी होती है और उसे आदेश के ओवरकोट की याद आती है। वो अचानक मॉल पहुंच जाती है। मॉल में पहुंचकर वामिका रिसेप्शन पर आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए जवाब देती है, यस मैम। वामिका मुस्कुराते हुए अपने कोट वाले बैग को टेबल पर रखती है। तभी उसे आदेश रणबीर के साथ उस ओर आते हुए नजर आता है।
उसे देखकर वामिका छिपने के लिए भागती है, लेकिन वो फिसल जाती है। जल्दी से उठते हुए वो अपनी बिल्ली के बैग को वहीं छोड़कर पिलर के पीछे छुप जाती है। आदिश और रणवीर उसे उड़ाते हैं। रास्ते में एक पेट के लिए बॉक्स बीच रास्ते में नजर आता है। आदिश हैरानी से बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक बिल्ली निकलती है। आदिश बिल्ली को गोद में ले उसे प्यार करता है। फिर उसकी नजर पिलर के पीछे छुपी वामिका के हाथ पर पड़ती है, जो अपने बैग को खींचकर अपनी ओर कर रही होती है। आदिश मुस्कुराते हुए बिल्ली को उठाकर दूसरी ओर वामिका के पास आकर बैठ जाता है। मुस्कुराते हुए वो उसके कान में कहता है, तुम ये लुका छुपी का खेल खेल रही हो क्या? पर मैं इस खेल में शामिल नहीं हूँ। वामिका मफलर से अपना मुंह ढकते हुए और हड़बड़ी में कहती है, वो क्या है, आज जल्दी में मैं बिना मेकअप के ही घर से आ गई। तो तुम्हें क्या लगता है, ऐसे बिना मेकअप वाले चेहरे को किसी लड़के को दिखाना सही है क्या? आदिश मुस्कुराते हुए जवाब देता है, अच्छा ये वही बिल्ली है ना जिसकी तुमने जान बचाई थी? वामिका कहती है, हाँ, कोको की देखभाल कर रही थी, उसे कुछ जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैं इसे किसी और को देने जा रही थी। आदिश कहता है, ठीक है, पर इसे छोड़ने में ज्यादा टाइम मत लगाना, नहीं तो तुम्हें देर हो जाएगी। वामिका हैरानी से पूछती है, क्या मतलब? आदिश वामिका की ओर देखता है और कहता है, मतलब तुम्हें याद नहीं है, आज रात पापा ने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है, भूल गई तुम? वामिका सोच में पड़ जाती है और फिर कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी फ्री होकर समय से पहुंच जाऊंगी। आदिश कहता है, ठीक है, मुझे भी आज कुछ खास काम नहीं है, तो मैं भी जल्दी घर पहुंच जाऊंगा, तो घर पर मिलते हैं। वो बिल्ली को वामिका को पकड़ा देता है और जाने के लिए उठता है। वामिका आदिश की ओर देखती है और कहती है, अब आदिश रुको, ये लो तुम्हारा ओवरकोट, तुम वो दिन भूल गए थे। आदिश बैग को देखकर कहता है, ये तो तुम मुझे शाम को घर पर भी दे सकती थी। वामिका मुस्कुराते हुए कहती है, मैं निकल रही थी तो मैंने सोचा कि लेती चलूं। आदिश बैग पकड़कर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। वामिका उसे मायूसी से जाते हुए देखती रहती है। कुछ देर वहीं बैठकर मन ही मन सोचती है, चलो चलते हुए आखिरी बार तुम्हें देख तो लिया। फिर चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, गुड बाय आदिश सिंघानिया। फिर वो वहां से चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। भाग 47, एक दुल्हन ऐसी भी। वामिका आदिश से आखिरी बार मिलती है और उसे उसका ओवरकोट दे देती है। आदिश बिना कुछ कहे बैग लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वामिका उदासी से सोचती है, चलो कम से कम आखिरी बार उन्हें देख तो लिया। गुड बाय आदिश, आदिश सिंघानिया। फिर वो अपनी बिल्ली की ओर देखती है और कहती है, चले, और वहां से चली जाती है। आदिश अपने कैबिन में बैठा है। वो बैग से ओवरकोट निकालता है और फिर एक और पैकेट देखता है। उसे निकालकर देखता है तो उसमें भुनी हुई शकरकंद होती है। वो उसे निकालकर बीच से तोड़ता है और खाता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि अचानक उसके कैबिन के दरवाजे पर नॉक होती है। आदिश चौंक कर अपनी चेयर को घुमाता है और कहता है, आ जाओ। रणवीर अंदर आते हुए कहता है, सर आपके इस फाइल पर साइन चाहिए। आदिश सक पकाकर कहता है, उसे मेरे टेबल पर रख दो, और फिर दूसरी ओर घूम जाता है। रणवीर ओके बोलकर फाइल टेबल पर रखता है और जाने लगता है, लेकिन आदिश को छुपाते हुए देख वो उसकी ओर लौट आता है। आदिश खुश होकर एक और बाइट लेता है कि रणवीर हैरानी से पूछता है, अब ये क्या है सर? आदिश हैरानी से उसकी ओर देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मीठे आलू, मतलब शकरकंद, तुम्हें तो पता ही होगा। रणवीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ मुझे पता है। आदिश मुस्कुराकर उसे भी एक शकरकंद देता है और कहता है, अब खुश? रणवीर के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए शकरकंद लेता है और आदिश के कैबिन से बाहर चला जाता है। आदिश बड़े मजे से शकरकंद का स्वाद लेता है और मुस्कुराता है। अनुष्का आदिश के घर के किचन में होती है। मिसेस रोजी उसके सामने कटहल रखती है और कहती है, इसे मेरे लिए काट दो। अनुष्का कटहल की ओर देखती है और पूछती है, आप चाहती हैं कि मैं इसे काटूं? मिसेस रोजी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम तो इसे कितने अच्छे से काट देती हो, पिछली बार भी तुमने यही मेरे लिए किया था, इसलिए मैंने सोचा कि तुमसे ही कटवा लूं। मैंने ठीक किया ना? अनुष्का ये सुनकर उनकी ओर देखती है। मिसेस रोजी दूसरी ओर चली जाती है। अनुष्का जैसे ही कटहल काटने के लिए चाकू उठाती है, चाकू नीचे गिर जाता है। अनुष्का चिल्लाते हुए कहती है, आउच। मिसेस रोजी उसके पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? तुम तो ये कितनी आसानी से कर लेती हो, बिल्कुल एक परफेक्ट शेफ की तरह। अनुष्का मुंह बनाकर कहती है, कल के इवेंट के कारण बहुत थक गई हूँ, इसलिए। मिसेस रोजी कहती है, अरे अगर तुम थकी हुई हो तो रहो, ये सब मैं कर लूंगी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, तुम अपने रूम में जाकर थोड़ी देर आराम कर लो। ये सुनकर अनुष्का चुपचाप वहां से चली जाती है। मिसेस रोजी उसे हैरानी से देखती रहती है। अनुष्का बाहर हॉल में आती है और उसकी नजर कुछ फोटो फ्रेम्स पर पड़ती है। वो उन्हें देखती है और एक पुरानी फैमिली फोटो देखकर उसे उठाकर देखती है कि उसमें एक लड़की है। फिर वो पुरानी सोच में डूब गई। तुम उसकी पहली बीवी नहीं बन सकती, अगर बनोगी तो मर जाओगी, क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लूंगी। तभी मिस्टर सिंघानिया उसे उड़ाते हैं और अनुष्का से पूछते हैं, क्या देख रही हो? अनुष्का अचानक से उन्हें देखती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ये पुराने फोटो देख रही थी। मिस्टर सिंघानिया फोटो फ्रेम हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये फोटो आदिश के परदादा जी की शादी की है। अनुष्का पूछती है, अब अच्छा पापा, क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में जो ये औरत है, ये कौन है? महेश जी जवाब देते हैं, मैं नहीं बता सकता, बहुत सारे रिश्तेदार थे और मैं हर किसी को नहीं जानता। मिस्टर सिंघानिया पूछते हैं, लेकिन तुम अचानक से ये सब क्यों पूछ रही हो? अनुष्का कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, क्योंकि ये लड़की बहुत सुंदर है ना। मिसेस रॉय ज्योतिषी के सामने बैठी होती है।
ज्योतिषी आंखें बंद कर कहता है, लोग उस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते जो उन्हें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज इस दुनिया में है ही नहीं। मिसेस रॉय परेशान होकर पूछती है, अब इसका मतलब मिस्टर महेश जी भी? ज्योतिषी जवाब देता है, हाँ, मिस्टर महेश सिंघानिया भी। वो सब कुछ बहुत समय से जानते हैं। मिसेस रॉय पूछती है, आपके पास सबूत क्या है? आप ये कैसे जानते हैं कि क्या होने वाला है? कोई तो तरीका होगा जो उसे। ज्योतिषी बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहते हैं, वो इस दुनिया में सदियों से है। तब कुछ जानने के लिए तुम्हें वर्तमान से भूतकाल में जाना होगा, वही सारी सच्चाई पता लगेगी। मिसेस रॉय ये सुनकर कुछ सोचती है और वहां से घर लौट आती है। अनुष्का अपने कमरे में सोचते हुए कहती है, आप वक्त में पीछे जाकर इसका पता लगा सकती हैं? इसका मतलब क्या है? मिसेस रॉय कुछ सोचते हुए अनुष्का के कमरे में खड़ी होती है। अनुष्का वहीं खड़ी होकर सोच रही थी कि आदेश पीछे से कहता है, इतना घूर घूर कर क्या दिख रही हो? और उसके पास आता है। अनुष्का पलटकर आदेश की ओर देखते हुए कहती है, अब कैसे हो तुम? आदेश उसके पास आकर कहता है, तुम मुझसे सुबह मिली और अब शाम को भी मिलने वाली हो। क्या इतना काफी नहीं है कि मेरी तस्वीर को यूं घूरे जा रही हो? क्या बात है, मेरी इतनी याद नहीं आ रही तुम्हें कि इतनी बार मिलने पर भी तुम्हारा मन नहीं भरा मुझसे? और हाँ, ये मत समझ लेना कि पैकेट में शकरकंद डाल देने से तुम्हारा और मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। अनुष्का हैरानी से उसकी बात सुनती रहती है। आदेश वही बैग अनुष्का को दिखाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इसमें भुनी शकरकंद डाल देने से तुम्हारा काम बन गया? और हाँ, तुम्हारी वजह से जो चोट मुझे लगी उसका भी तो हिसाब देना होगा तुम्हें। कहकर आदेश अपने हाथ की चोट का निशान दिखाता है। अनुष्का हैरानी से दिखती है और फिर कहती है, अब अच्छा तो। आदेश कहता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तुम मुझे इसे लौटाने मेरे ऑफिस आई ताकि मैं तुमसे इसका बदला ना ले सकूं, पर तुम्हारा चेहरा देखकर तो लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। और फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखता है। अनुष्का चुप रहती है। आदेश हैरानी से पूछता है, क्या बात है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? और फिर अकड़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए? अनुष्का सीरियस होकर कहती है, तुम्हारे पापा उस ओर हॉल में बैठे हैं, जाओ उन्हें जाकर हेलो बोलो। आदेश मुंह बनाता है और फिर कहता है, ठीक है, और चला जाता है। अनुष्का ये देख मुस्कुरा देती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए एक दुल्हन ऐसी भी। Like, comment, subscribe for more episodes.